बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है ये MPH 100 के क्विज़ेस की है। ठीक है, जितने भी क्विज़ेस हैं जिसमें रिपीटेड MCQs भी हैं हमारे पास और थोड़े से कुछ पास्ट पेपर के भी हैं। और ये फाइल जो है मुझे भी एक स्टूडेंट ने सेंड की है, बट ये ब्लर है और इस पर भी मैंने इसकी वीडियो बना ली कि चलो मुझे नज़र आ रहा है, मैं रीड करूँगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी एटलीस्ट कि कैसे सॉल्व होता है। और इस टाइप के अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो आपको आराम से करना आ जाएगा। और मैं हर MCQs को, हर जो वो है क्वेश्चन, उसको सही समझाऊंगी एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला MCQs, व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ फॉलोइंग डेटा। मीडियन आपको पता है कि क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। और दूसरा, मीडियन के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। सही है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर डेटा हमारे पास लिखा हुआ है 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब आपने इसको काउंट करना है कि ये डेटा टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ऑड आ जाता है तो आप क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं। यहाँ से 3 हमने ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, बीच में क्या नंबर है, 7। तो हमने सेलेक्ट कर दिया 7 ऑप्शन, क्योंकि ये हमारे पास ऑड आया है नंबर। अगर तो ये टोटल 11 होते और इवन आता तो फिर हम 2 नंबर लेते और उसको फिर सॉल्व करते। ठीक है, ये वाले मीडियन के टॉपिक में हमने डिटेल में ये वाले क्वेश्चन किए हुए, तो ये आप दोबारा से जो है इस टाइप का आपके पास MCQs के अलावा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं MCQs। यहाँ पर है the quantitative variable which can take any value in a given range is called। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं डिस्क्रीट वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आपने दोबारा से गौर करना है कि लिखा है एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज। गिवन रेंज है, उसमें कोई भी वैल्यू, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें हर पॉइंट हम ले सकते हैं। अगर डिस्क्रीट होता तो बीच में गैप आए होते। ठीक है, तो फिर एनी वैल्यू हम ना ले सकते। तो एनी वैल्यू की बात है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारा MCQs आते हैं हम। The range of a score, और स्कोर दिया है 29 3 143 27 99। ठीक है, ये मैंने सॉल्व अभी कर लिया था, वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करी हूँ, बीच में स्टॉप हो गई थी तो इसलिए ये सॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास रेंज हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, 143 सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी यहाँ पर 3 है। तो 143 माइनस हमने 3 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ से हमने 40 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। सही है। नेक्स्ट MCQs हमारा आता है, लाइट ऑन कर दिए कि आप लोगों को क्लियर हो। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब हमारे पास वर्टिकल लाइन है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेट प्लान पे ये वर्टिकल लाइन इस तरह होती है और ये वाली हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्टिकल लाइन, तो हमें पता है यहाँ पे, और दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, 0 0। तो यहाँ पे x क्या है, 0, और y भी 0 है। तो हमने वर्टिकल लाइन का इक्वेशन देखना है, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x क्या है। ठीक है, x 0 है, तो इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन इस साइड पे लिखे हुए, x इज इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर हॉरिजेंटल लाइन का हमसे पूछते तो फिर हम देखते हैं कि y एक्सिस हमारे पास क्या है। ठीक है, तो फिर हम y एक्सिस देखते हैं कि y एक्सिस पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास देखें MCQs आता है, एक मिनट, ये नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, इफ द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ अ टू नंबर x एंड y इज 5, इफ x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू। अब आपको अरिथमेटिक मीन में y की x की वैल्यू दी है और हमें y की फाइंड करनी है। तो आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आता है जो कि हमारे पास है x प्लस y, दो वैल्यूज जो होती है हमने ऐड करनी होती है ना, और डिवाइड बाय 2 करते हैं जितनी भी वैल्यूज हो। यहाँ पे x और y है और हमारे पास टोटल जो हमें दी हुई है, नंबर क्या दिया हुआ है, वो 5 दिया है, तो इक्वल के साइड पे क्या है, 5। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा नहीं, एक मिनट, ये y इज 5, अच्छा x और y फाइंड करना है, इज 5। ठीक है, टोटल 5 है, x हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमने x 3 डाल दिया, y एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब पहले 2 तरफ सेंड करेंगे हम, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, डिवाइड हो रहा था ना, यहाँ पे जो है कि क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 2 10। अब हमने 10 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो हमने वहां भेजा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस
3, तो यहाँ पे y क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है 7। उम्मीद है समझ आई होगी। आपने क्या किया है, यहाँ पर फिर से देख ले, x और y लिखा, यहाँ पे हमने x और y लिया हुआ है ना, क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड बाय 2 होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमने उसको 2 पे डिवाइड करना होता है, और इक्वल की साइड पे हमें टोटल नंबर भी दिए हुए कि x और y का जो दोनों है सम आपके पास 2 नंबर जो है वो क्या आता है 5 आता है, तो हमने इक्वल की साइड पे 5 रखा। यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू थी तो हमने x की डाली, डिवाइड में 2 एक्स्ट्रा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे 3 के साथ क्या है कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस किया तो हमारे पास 7 आंसर आते हैं। ठीक है, इस तरह का आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि प्राइस पीसेस ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और कॉल्ड डेटा। अच्छा, अब हमारे पास डेटा क्या है, आपको पता है कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो या नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सारा डेटा होता है। हमारे पास जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल फॉर्म में डेटा हो, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी डेटा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगी, ट्रू होगी। सही है, यहाँ पे ऑप्शन ट्रू करेक्ट है, यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक वी स्टडी। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स जब हमने किया था, प्रोबेबिलिटी के बाद आई गेस थोड़ा सा टॉपिक था या प्रोबेबिलिटी से पहले था, उसमें हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी बहुत सारी जो है स्टैटिस्टिक की। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन में आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक। क्या होता है कि ये मेथड होता है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोग मुझसे कहते हैं ना कि एमसीक्यू मैम डेफिनेशन याद करना जरूरी है कि नहीं, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये एमसीक्यूज में आ सकती है। तो यहाँ पर हमें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पूछी हुई है, जो कि हमारे पास द मेथड टू मेक डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल रिजल्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन क्या है, सैंपल रिजल्ट, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है यहाँ पर, एक मिनट। The first hand and unorganized form of data is called, first hand मतलब सबसे पहला। ठीक है, अनऑर्गेनाइज मतलब सबसे पहला वाला स्टेप होगा जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी फिर सेकंड स्टेप पे आ जाता है जो कि ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, यहाँ पर अब हमारे पास कोड एमसीक्यूज आता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आर। अब आपको पता है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, एक के बाद दूसरी उसमें ऐड होती रहती है ना, ऐड होती रहती है, तो उसका क्या मतलब कि वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक मिनट ये क्लियर हो जाए। अच्छा, if the observation of a variable x are -4, -20, -30, -40 and -36, then the value of a range will be। अब देखिए यहाँ पर रेंज वाले बहुत से एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अब रेंज आपको पता है, रेंज में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेटा क्या किया है, नेगेटिव में दिया है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। तो हमने मैक्सिमम, यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना कि 44 बड़ा लग रहा है आपको तो आपने 44 -4 करना है, नहीं। यहाँ पे बड़ा क्या है, -4 बड़ा है, क्योंकि वो छोटा नंबर है। जितने माइनस में आगे जाते जाते हैं वो आपके पास वैल्यू और छोटी होती जाती है। -44 करते हैं। ठीक है, ये माइनस करना होता है, बीच में माइनस, और ये -44 के साथ भी माइनस अपना लगा हुआ है। सही है, वो अंदर ही रहेगा। -4 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो गया +44। तो अब आपके पास माइनस प्लस क्या करना है, देखिए ये -4 एज इट इज आ गया, ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमने करना क्या है, जब प्लस माइनस होता है तो आपने करना वो होता है जो साइन कहता है, और साइन बड़े का लगता है, माइनस प्लस माइनस, तो आपने करना है -44 में से 4 गया तो 40 आ गया, लेकिन साइन बड़े का लगेगा इसलिए +40 आंसर है। सही है, यहाँ पे ऑप्शन में -40 भी दिया हुआ है, लेकिन आपने क्या सिलेक्ट करना है, +40, ये +40, क्योंकि हमारे पास साइन बड़े का लगता है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है, द commutative frequency are plotted against the upper class boundaries of a corresponding class। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपर बाउंड की उसमें बनती है, करस्पॉन्डेंस में बनती है। जब भी हम बनाते हैं तो अपर क्लास एक साइड पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है, इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ
वेरिएबल एक्स आर वही है, वही वाला, ठीक है। ये अब हमें रेंज का दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ, 40 आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमसीक्यूज हमारा, एक मिनट, अच्छा है द वेरिएबल हुज कम्यूटेटिव, नहीं कैलकुलेशन, अच्छा द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज done according to height, length and width are categorized as। अच्छा अब आपको ये हमसे पूछा हुआ है कि कौन सा वेरिएबल है। आपको पता है हाइट भी हमारे पास पॉइंट्स में आती रहती है, हम कहते हैं ना 6.5 की हाइट है इसकी, लेंथ भी हम कहते हैं कि पॉइंट्स में आती रहती है, वेट होता है हम कहते हैं 0.4 kg है या 5 kg है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस बढ़ता रहता है। डिस्क्रीट होता तो उसमें बीच में हम गैप आता तो हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वेट, लेंथ, सारी ये चीजें क्या होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल में आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आर इंक्रीजिंग, ये कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट आता है हमारे पास द रेंज ऑफ अ स्कोर दिया है और रेंज, ये भी हम कर चुके हैं। बड़ी वैल्यू से हमने छोटी को माइनस करना है, 43 माइनस 3 तो हमारे पास 140 आता है, यहाँ से ये 140 वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कर चुके हम ये वाला। For individual observation, reciprocal of arithmetic mean is harmonic, simple harmonic mean। ये फॉर्मूले हैं, आप लोग ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, तो आपको क्वेश्चन होगा तो आपको दिया होगा कि कौन सा करना है, लेकिन अगर आपको इस तरह का दिया हो, रेशो की फॉर्म में दिया हो या आपको डेफिनेशन पूछने का कहा हो, तो वो क्या होता है, आपने फिर एमसीक्यूज में करना होता है, इस टाइप का आता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है ना, रेसिप्रोकल, हमने फॉर्मूला जब हम हार्मोनिक मोशन का मींस का किया था तो उसमें रेसिप्रोकल में आता था, 1 समथिंग की फॉर्म में आता था, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक है। ये जब मैंने वो करवाया था, एक्सप्लेन करवाया था, तब आपको अच्छे से मैंने समझाया था, जिसने नहीं किया वो दोबारा से जाके थोड़ा सा चेक कर ले। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी डैश देन द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ अ क्लास। तो हमारे पास ये क्या होती है, लेस होती है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है अपर क्लास वाली बाउंड्री से लेस होती है या उसके इक्वल हो सकती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से हमारे पास। नेक्स्ट है द मोड ऑफ अ लिस्ट। अभी मोड आपको पता है ज्यादा रिपीटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 दफा है, 1 1 दफा है, 4 1 दफा और 3 तो हमारे पास क्या है 3 दफा, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, मोड 3 दफा। जो ज्यादा रिपीटिव डेटा में वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है फॉर अप्लाइंग द बायोनोमियल थ्योरम और दिया हुआ है 1.06 और पावर दी है 11 कैन बी रिटन एज। अब बायोनोमियल थ्योरम में हमारे पास a प्लस बी या उसमें कहते हैं a प्लस बी और होल उसके ऊपर n आता है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर 1.06 है ना, तो हमने इसको दो हिस्सों में कैसे करेंगे, 1 प्लस 0.6 होगा ना, 0.6 आ गया अलग से या 0.6 यस 0.06 आएगा, क्योंकि 1 की जगह क्या लग गया, 0 लग गया, ठीक है, और पावर में 11 एज इट इज, तो हमारे पास यहाँ से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1 प्लस 0.06 सही है। अच्छा इसको आई गेस मुझे भूल रहा है, आई गेस माइनस आता है, ये सर आप लोग काइंडली कंफर्म कर लेना कि क्या माइनस आता है या प्लस आता है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला भूल रहा है कि माइनस वाला है या प्लस वाला है, इन दोनों में जरा कंफ्यूजन है, जरा चेक कर लेना। अभी मैं वीडियो स्टॉप करके इसको वो नहीं कर सकती वेरीफाई, जरा इन दोनों में आप जो है चेक कर लेना, ठीक है। ये 10 वाला नहीं, ये 11 वाला, पावर में 11 है ना, तो इसलिए 11 ही आएगा, लेकिन प्लस है या माइनस, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसको आप वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द सिटी ड्यूरिंग 2020। अब ये देखें एक्सीडेंट हमारे पास कब हुए और कंटिन्यूसली तो नहीं हुए ना, बीच में गैप्स आता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है if the maximum value of a series is 25 and the range is 15, the minimum value of a series, अब हमारे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है और रेंज दी हुई है, हमने मिनिमम कर दी, तो वैसे ही कर रहे हैं, रेंज की जगह हमने 15 लिख दिया, रेंज इस साइड पे होता है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 25 है, माइनस मिनिमम वैल्यू हम कर देते हैं जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू करना है, तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, तो 15 माइनस 25 इज इक्वल टू, हमने मिनिमम वैल्यू की, इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, इसको माइनस करके देखें, 15 में से 25 गए तो हमारे पास 10 आता है, तो यहाँ से क्या ऑप्शन होगा, 10 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है
द वेरिएबल हुज, एक मिनट, कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू हाइट लेंथ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जब लेंथ हाइट इस तरह की चीजें होती हैं तो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल में काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ वेरिएबल, वही रिपीट हुआ है कि अब नेगेटिव में रेंज दी हुई है तो नेगेटिव वाला छोटा होता है, यहाँ से 40 वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितने ज्यादा देखें रिपीट हुए हैं, तो ये इस तरह के रिपीटिव एमसीक्यूज पेपर में आपके ज्यादातर आ सकते हैं। विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, हमारे पास वेरिएंस होता है, रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, ये सारी जो है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं। लेकिन 50% जो है अब वो परसेंटाइल में आ गया, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास मार्क इज द वैल्यू विच डिवाइड द क्लास इनटू डैश इक्वल पार्ट, तो हमारे पास क्लास मार्क होता है, इसको हम क्लास वो भी कह सकते हैं, आई गेस क्लास बाउंड्री। तो उसमें क्या होता है कि हम 2 पार्ट्स में जो है डेटा को डिवाइड कर देते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ ग्राफ ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिव, ठीक है, ओगिव, इसको हम ओगिव कहते हैं। ये हमने शायद लेक्चर में पढ़ा भी है, आई गेस ये सिर्फ एक डेफिनेशन के उसमें आया हुआ है, ठीक है। द वेरिएबल विच इज defined as a difference between third and first quartile is called interquartile range। ये interquartile range का फॉर्मूला है कि हम थर्ड वाला और उससे माइनस करते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जब हमने interquartile किया था उसमें मैंने ये फॉर्मूला करवाया था। बाकी जो है डेसाइल और ये सारे जो है आपके पास इसकी अलग से, ये डेसाइल 10 को कहते हैं, क्वार्टाइल 4 को कहते हैं, और परसेंटाइल फिर 100 वो हो जाता है, परसेंटेज जैसे 100 होती है, ठीक है। तो इंटरक्वार्टाइल में क्या होता है कि थर्ड से हम फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम विच कैन बी यूज एज एक्स एक्सिस, तो हमारे पास हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें क्लास इंटरवल जो होता है वो हमारे पास जो है एक्स एक्सिस पे यूज होता है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम जब बनाया था तब मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन डैश ऑफ अ सर्कल। अब हमारे पास इंटीरियर है और एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब बीच का हिस्सा, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला हिस्सा, और बाउंड्रीज क्या होती है वो उसका बिल्कुल दायरा, बाउंड्री से बाहर एक्सटीरियर होता है और अंदर जो होता है इंटीरियर होता है, तो इसलिए हमारे पास बाउंड्री के अंदर का है तो इसलिए इंटीरियर, इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अ ग्राफ ऑफ अ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ओगिव, ठीक है, ये हमने अभी पीछे पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज टेकन ऑफ अ पॉपुलेशन वेरिएंस देन द कैलकुलेशन मीन इज ट्रांसफर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको पता है वेरिएंस के फॉर्मूले के अगर ऊपर स्क्वायर रूट लगा ले तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि स्क्वायर रूट का जो है पॉपुलेशन हो तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सही है। मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है बड़े मोबाइल बड़ी ट्रिक पे लगी हुई है, आप लोग ये सॉन्ग पीछे सुन ले शादी के किसकी शादी हो रही है। अच्छा, द रेंज ऑफ स्कोर, और हमें रेंज दी हुई स्कोर दिया हुआ है, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 40 आंसर आता है। मैं स्पीड लगाती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अच्छा, हमें इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और रेडियस दिया हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल। आपको ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ था कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस और एक्स की एक्सिस पे जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं ए ले ले, और उसके ऊपर स्क्वायर होता है और बीच में हमारे पास आता है प्लस, और दूसरी साइड पे होता है वाई माइनस और बी ले ले, उसके ऊपर आता है स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल का फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर एक्स की एक्सिस में हमारे पास क्या है, 0, तो हमने क्या लिख लिया, x माइनस 0 लिख लिया का होल स्क्वायर प्लस एज इट इज y के साथ क्या है हमारे पास, y डायरेक्शन में हमारे पास है 6। अच्छा, ये 0 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। y डायरेक्शन में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू r हमारे पास क्या है 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब x की एक्सिस के साथ 0 है तो इसलिए हमने x खाली x स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 0 का तो स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ से ये वाली ऑप्शन करेक्ट है जिसमें लिखा है x स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये हमने क्वेश्चन पूरा किया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आता है द
फर्स्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ अच्छा, फर्स्ट टर्म आपको पता है पहली वाली टर्म होती है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है x/3 और ये लास्ट टर्म होगी क्योंकि दो ही टर्म है इसमें, तो ये दोनों के होल स्क्वायर है, सॉरी होल के ऊपर पावर 5 है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर क्या कर दिया x/3 की पावर 5, ये ऑप्शन आते हैं। अगर आपको कहते हैं कि लास्ट टर्म बताएं तो आपने 1/x का जो है 5 करना था। आपको पास ऐसे भी आ सकता है कि 1/x के ऊपर 5, सॉरी x के ऊपर 5 करें, या आप ऐसे लिखें कि 1/x के ऊपर 5, क्योंकि 1 के ऊपर जितनी दफा करें तो 5 ही आएगा, तो या ये वाला ऑप्शन दिया हो या ये, तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, अक्सर ट्रिक के लिए ये वाला ऑप्शन दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो या ये हो तो फिर हम सही करते हैं लास्ट वाली टर्म के लिए। फर्स्ट टाइम का टर्म का तो इसलिए x/3 के ऊपर 5 वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ टू नंबर x एंड y, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन का डिवाइड करने वाला। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है dash is use the division of a circle into different sector। अब आपको पता है हमारे पास सर्कल ग्राफ होता है जिसको हम कहते हैं पाई चार्ट भी कह सकते हैं। वो क्या करता है कि इस पूरे जो ग्राफ है उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल ग्राफ, हमने पाई चार्ट पढ़ा हुआ है ना, यहाँ पर सर्कल ग्राफ उसका दूसरा नाम यूज है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है द बार चार्ट विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस डेटा कैन बी हिस्टोग्राम। या हमने जब बार चार्ट मैंने बनाए थे ड्राफ्ट से, तो उसमें जो है मैंने बताया था कि बार चार्ट को हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन अ मर्जर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी। अब आपको पता है सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी में हम जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये तीन जो होते हैं हमारे पास सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी। तो मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, तो हमारे पास इसने कहा है कि विच वन इज नॉट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन सही करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये मीन, मीडियन, मोड जो ये तीनों है ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड क्या कहते हैं सेंटर ऑफ टेंडेंसिटी है, तो ये नॉट का है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास आता है इफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज डिक्रीज द रेंज विच आर नॉट अफेक्टेड। अब हमारे पास अगर कोई डेटा है और उसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 4, 3, 2, 1, 0, चलिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, और अगर इसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे सबको चेक करने के लिए, तो हमने अरेंज कर इस डेटा को देखिए, पहले तो डेटा है और उन्होंने कहा सबसे छोटी वाली वैल्यू है, अगर उसको हम कम कर देते हैं तो उस किस चीज पर इफेक्ट नहीं होता। यहाँ से आप इसको पहले अरेंज करें, 2, 3, 4 और 10 अरेंज हो गया। अब आपने देखना है कि इसमें अगर हम इस डेटा को अगर अरिथमेटिक मीन में करें तो हमने क्या करना होता है, सबको ऐड करना होता है, डिवाइड बाय 2 करना होता है। लेकिन अगर हमने पहली सबसे छोटी वाली वैल्यू को इन्होंने कहा अगर चेंज कर ले, 1 कर ले, तो सारा डेटा चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे जैसे कि हम करेंगे अगर अरिथमेटिक मीन के लिए करें तो 2 + 3 + 4 + 10/2 करेंगे ना, लेकिन उससे आंसर हमारे पास कुछ और आएगा। लेकिन अगर हम पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको चेंज कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, 1 लगा देते हैं, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम मोड को देखें तो मोड आपके पास सॉरी ये जो है मोड क्या होता है, रिपीटिव, ज्यादा रिपीटिव वैल्यू, तो हमारे पास उससे डेटा भी जो है चेंज हो सकता है कि अगर हम उसको छोटा, अगर सबसे पहली वाली मोड है और उसको डिक्रीज कर दें तो हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल 2 दफा था, ठीक है, तो हमारे पास मोड यहाँ 2 आ रहा था, लेकिन अगर हमने 1 को इसको चेंज करके 1 बना दिया तो हमारे पास तो यहाँ पे मोड नहीं हुआ, खत्म हो गया। सब कौन सी चीज चेंज नहीं होती, वो सिर्फ मीडियन है। मीडियन क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यू, सही है, मीडियन हमने दरमियान वाली वैल्यू को करना है ना। अगर हम यहाँ मीडियन कैसे निकलेगा, यहाँ पे 3 मीडियन है, अगर हम इसको 2 रखें तब भी 3 मीडियन होता है क्योंकि ऑड नंबर है, ये दो, इन दोनों को अलग कर दिया, मीडियन 2 है, और अगर हम इसको 1 भी रखें तो तब भी मीडियन 3 ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे जब उन्होंने कहा है कि कौन सी चीज इफेक्ट नहीं होती, तो वो हमारे पास क्या है, वो मीडियन इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर हम सबसे छोटी वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द वेरिएबिलिटी विच is defined as a difference between third and first quartile is called interquartile range। थर्ड और फर्स्ट की बात आती है तो वो किसकी होती है, इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs आता है the difference between upper and lower quantities is called interquartile range। ठीक है, अब इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर। अपर किसे कहते हैं, बड़ी वाली जिसको थर्ड कॉलम देंगे, और लोअर किसको कहते हैं, सबसे छोटी 1 वाली। तो हमने इन दोनों के डिफरेंस किस में हम स्टडी करते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज में करते हैं।
ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाली। तो यहाँ से ये ऑप्शन है। अब देखिए इंटरक्वार्टाइल रेंज से 3 MCQs आए हैं जो अभी मैंने आपको करवा दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ टू नंबर x एंड y, वही आगे रिपीट 7 ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हम कर चुके हैं MCQs। नेक्स्ट आता है इफ द वैल्यू ऑफ first quartile is 49 and the value of a third quartile is 60, then what is the interquartile range। फिर interquartile वाला आ गया। आपको पता है थर्ड वाली से माइनस करते हैं हम फर्स्ट वाली। तो यहाँ पे थर्ड वाली हमारे पास क्या है 60 और फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है 49। तो 49 60 में से 49 माइनस करें तो 11 आता है हमारे पास। यहाँ से करेक्ट ऑप्शन 11, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें हम बड़ी थर्ड वाली वैल्यू से हम फर्स्ट वाली को माइनस करते हैं, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ टू डेटा आर इक्वल देन। अच्छा, मीन मीडियन मोड हमारे पास अगर किसी डेटा के सेम है तो वो कहते हैं दूसरे डेटा का भी मीन मीडियन मोड सेम है, तो क्या वो दोनों क्या सेम हो गए। बोथ डेटा सेट हैव नेसेसिटी इक्वल, नॉट नेसेसिटी इक्वल, या बोथ डेटा शुड बी इक्वल। अब आप लोगों ने सोचना है इसमें दो डेटा है, उसमें मीन मीडियन मोड दोनों के सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस हो गया, बाकी चीजें तो सेम नहीं है ना। क्या पता वो दोनों वो तीनों वो चीजें अलग हो, तो इसलिए वो डेटा हम नहीं कह सकते कि इक्वल है। मीन मीडियन मोड की वजह से हम नहीं कह सकते कि वो पूरा डेटा सेम है, ठीक है। हो सकता है कि उसका जो है हमारे पास इंटरकोट वो जो है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस ये चीजें चेंज हो, तो हम यहाँ कहते हैं कि बोथ आर नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो दोनों इक्वल हो। नेक्स्ट MCQ हमारा आता है कि द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच यूज ओनली टू ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। हमारे पास रेंज में मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है मीन मीडियन या वो बाकी जो है उसमें हमारे पास ज्यादा डेटा भी आ सकता है ना। रेंज में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ हम क्या कहते हैं दो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, ठीक है। तो ये रेंज आता है हमारे पास। मीन में भी हम सारी वैल्यूज देख रहे होते हैं, मीडियन में भी हम सारी को देख रहे होते हैं कि कौन सी वो है, उसमें हम सिर्फ ऊपर लोअर और अपर लेते हैं वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है relative frequency is calculated by dividing the frequency of each individual interval by the total number of observation। ये relative frequency का फॉर्मूला है कि हमारे पास टोटल कैलकुलेशन जो है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर पर। सही है। तो यहाँ से यहाँ पे बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑप्शन आता है। ये हमने शायद फॉर्मूला पढ़ा हो अपने लेक्चर में, वो मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने जो लास्ट सेमेस्टर में वो आप लोगों को पढ़ाया था, ऐसे मुझे ये चीज़ भूल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है वी मस्ट अरेंज द डेटा बिफोर कैलकुलेटिंग। तो आपको पता है मीडियन में मैं बार बार कह रही हूँ, मीडियन में ये बात नहीं भूलना, शायद मैंने किसी लेक्चर में ना बोली हो लेकिन पेपर से पहले आप लोगों को MCQs में पता चल गया होगा कि मीडियन के लिए जरूरी है कि डेटा को अरेंज करना है, सही है। तो मीडियन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 25 एंड 35 विल बी। लोअर आपको पता है पहली वाली को लोअर कहते हैं, दूसरी को अपर कहते हैं। तो यहाँ पे क्लास बाउंड्री में लोअर वाली है 25, ठीक है। अगर हमने इसको फिर आगे वो करना होता है ना, बाउंड्री बनानी होती है, तो फिर हम कह देते हैं 25.5 और 35 को हम एक नंबर कम करके 34.5 इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्री का है तो वो हमारे पास 25। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला है यहाँ पे फिर से पूछा गया है। हमारा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी बाय क्लास पर ये आता है करेक्ट ऑप्शन। ये फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन भी आए ना इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको डेटा गिवन होगा, आपको या तो ये नहीं गिवन होगा और ये दोनों दी होगी तो आपने डिवाइड सिंपल कर लेना है। और अगर आपको एक चीज दी हो और ये ना दी हो फ्रीक्वेंसी और वो दी हो, तो आपने डिवाइड वाले को दूसरी साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई करना है और फिर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको शिफ्टिंग विफ्टिंग करने आ गई होगी अब तक। लास्ट हमारे पास MCQ आता है द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब हॉरिजॉन्टल में ये स्टार्ट में एक MCQ आया था जिसमें हमसे वर्टिकल लाइन पूछा था, एक्स एक्सिस होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस होता है। तो हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू x है और दूसरी वाली वैल्यू y है। तो y हमारे पास क्या होगी, y हमें डायरेक्शन में कहा है ना, तो y इज इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। x होता है तो हम कहते हैं x इज इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल y डायरेक्शन में होता है तो y इज इक्वल टू 2 वाला ऑप्शन। अच्छा, तो हमारा फाइनल टर्म जो है लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है और 45
हाँ 45 तक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 23 और 24 को पहले किया है। हर लेक्चर के स्टार्ट में मैंने वो मेंशन किया हुआ है कि लेक्चर नंबर ये है और इसमें ये सारे टॉपिक हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था ना, तो इसलिए पार्ट 22 और 24 में पार्ट 1 और पार्ट 2 आता है, तो इसलिए जो है ये 2 लेक्चर में ये कवर होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूले हैं, थोड़े थोड़े फॉर्मूले से सारी चीज़ गलत हो जाती है और ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 2 स्टेप में होते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं तो वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे करना होता है, तो आपके पास कीबोर्ड होते हैं, वहां पे प्लस माइनस 1 2 ये वाले सारे होते हैं, ठीक है। इस तरह के होते हैं ना, क्योंकि पास टाइम जो होते हैं वर्ड पे लिखते हैं, कॉपी करते हैं, फिर यहाँ के पेस्ट करते हैं, वो जरा आप लोगों का टाइम वो हो जाता है, तो आप लोग कहते हैं मेरा पेपर रह गया। सब कुछ आता था लेकिन पेपर रह गया मेरा। तो आप लोग पहले क्या करें, रफ सा एक्स्ट्रा शीट लें, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पहले सॉल्व करें कि आपके पास लिखा हो कि आपने क्या टाइप करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जरूरी नहीं इसी शक्ल में आप लोग अपना लिखें, ठीक है। कि टाइम कम होता है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कीबोर्ड में अंडर रूट का एक सिंबल बना होता है वो लगा दें, उसके बाद एक्स कैपिटल एक्स लिखें और आप 2 जो है 2 नंबर छोटा लिखें, तो x2 हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अगर आप स्मॉल x और स्मॉल 2 आप कहते हैं कि कैसे, तो वहां पे ऊपर भी आइकन्स बने होते हैं, x की पावर 2 1 इस तरह, मतलब पावर वाले भी बने होते हैं, तो उससे होता है तो एज वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो आप लोग इस तरह शॉर्टकट में कर सकते हैं कि कैपिटल x लिखें और 2 साथ में लिख दें, माइनस x बड़ा लिखें और 1 लिखें, वो ये बन जाएगा। और उसका होल लगा के बाइट ऊपर इस तरह होल के बाद ये एक सिंबल होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये पावर में है, जैसे a और फिर ये सिंबल 2, तो इसका मतलब कि ये इसकी पावर है। तो ऐसे करके भी कर सकते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि वर्ड पे मेरा टाइम लग रहा है, तो ये इससे ये फायदा होगा कि आपका मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, ना क्वेश्चन आपका जाया होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपने रफ शीट पर सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और आप लोग जो है, आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट्स है, तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करें, जो क्वेश्चन लिखता है वो पेस्ट करें और डायरेक्ट एक स्टेप करें। जैसे कि यहाँ पर अब ये है ना, ये क्वेश्चन होगा, मतलब फॉर्मूला है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला मेन होता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, ये वाली वैल्यूज, ये स्टेप छोड़ दें कि ये इसको किया तो ये आया, डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दें आंसर। आपका ये इस तरह हुआ कि आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, टाइम शॉर्ट है तो, ठीक है। अगर टाइम है तो आप स्टेप करें, हर स्टेप करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, नीट एंड क्लीन लगता है। लेकिन नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला स्टेप लिखें, पहले क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करें, दूसरे में वही क्वेश्चन डाल के वैल्यूज चेंज कर लें, मतलब एक्स वाई लगा दें और डायरेक्ट ही वो कर दें, ठीक है। इसमें भी ये आसान होता है कि आप पहले ही वो करें, कॉपी करें और उसके बाद जो है पेस्ट करते जाएं, साथ साथ पेस्ट करते जाएं, ठीक है। मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो मैथ्स के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया कि हमने मैम कर लिया था, सारा पेपर आता था लेकिन हमसे रह गया क्योंकि हमसे कॉपी पेस्ट में ही रिमूव हो जाता है। तो ये होता है सबके साथ। आप लोगों के पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप लोग कीबोर्ड पे जो है प्रैक्टिस करें और ये वाले सिंबल आराम से होते हैं, एक्स वाई जेड 1 2 3 अंडर रूट, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप वर्ड पे जाएं और लंबा सा करें, मार्क्स मिल जाते हैं अगर आंसर आपका ठीक हो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए जो है इसको आप इंपॉर्टेंट समझें क्योंकि ये 2 स्टेप का होता है। फार्मूला आपको आना चाहिए तो आपके लिए क्वेश्चन जरूर आसान हो जाते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है, प्लस माइनस करने होते हैं, बेसिक चीजें पता है कि बड़े का साइन लगता है और काम जो होता है जो मल्टीप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस में बड़े माइनस करेंगे अगर प्लस माइनस माइनस आता है, ये चीजें आपको पता है, ठीक है। तो ये अगर मुझसे भी कहीं मिस्टेक होती है तो खैर है, मुझे मेंशन कर दिया करें, मैं करेक्ट कर दिया करूँ क्योंकि बास बंदे उसको नहीं इतना गौर से देखते कि मिस्टेक है। जैसे अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो मतलब प्लस हो रहा है, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। अभी तो यहाँ पे हम वो करके भी स्क्वायर भी लेते हैं ना, तो इसलिए 49 आए। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। फॉर्मूला याद करना है क्योंकि ये छोटी मिस्टेक होती है तो हमें भूल जाता है कि पहले x2 से y2 को नहीं माइनस कर दें या x1 से y1 को माइनस ना कर दें, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जाती है, इसलिए फॉर्मूला को प्रैक्टिस करें हाथ से कि वो चीज ना भूले आपको। अब हमारे पास यहाँ पे हमेशा वैल्यू में पहली वाली x होती है, सेकंड y होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ना कहते ना कि ये x2 है, ये x1 है, या ये x1 है, ये x2, क्योंकि 1 और 2 होता है ना, और यहाँ पे भी 1 2 नहीं, हमेशा जो आपके पास पॉइंट होते हैं उसमें एक x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x1 होगा, इसको x1 कहेंगे और इसको
y1 कहेंगे, ठीक है। ये xy है तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, तो ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2, ठीक है। तो आप पॉइंट को हमने मेंशन कर लिया, तो जहां जहां x1 है वहां वहां हमने x1 की वैल्यू डाली है, और जहां जहां x2 है वहां पे x2 की, जहां y1 है जहां y2 है। अब यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास -3 है, तो -3 बीच में माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 2, तो 2 लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। y2 हमारे पास आता है -4 और y1 हमारे पास है 3, तो बीच में माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों माइनस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस किया तो माइनस, यहाँ पे स्टेप देखें तो आता है -5 आएगा, ठीक है। -5 का स्क्वायर आएगा, -5 का स्क्वायर ले तो साइन माइनस और माइनस मतलब -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 के साथ, तो 5 5 25 होते हैं, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। तो जब हम साइनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही साइन लगता है जो मतलब आता है, रिजल्ट में आता है। माइनस माइनस प्लस है ना, तो प्लस आएगा। लेकिन जब अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो फिर हम वो साइन लगाएंगे जो बड़े का साइन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने प्लस माइनस किए, फिर यहाँ पे क्या आएगा +4, और दोनों माइनस में 4 5 6 7, ठीक है। तो बड़े का क्या है -7, तो -7 को फिर इस तरह करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आता है 49, तो 49 आ गया, ठीक है। -7 का ये स्क्वायर, फिर दोनों को हमने प्लस किया और अंडर रूट लगा दिया। इसका अंडर रूट नहीं हो रहा है, इससे अंडर रूट 74 ही आंसर आएगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट से स्टेप्स हैं, बस वैल्यू पुट करनी और प्लस माइनस करना। सेकंड हमारे पास आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आता है मिड पॉइंट के लिए, मतलब आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको पता होगा कि इसमें डिवीजन बाय 2 होगा, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए। ये बस एक निशानी रख लें कि डिवीजन बाय 2 इसलिए आता है कि मिड पॉइंट है, 2 पॉइंट होंगे तो इसलिए 2, x1 x2 y1 y2। अब हमने इसमें x1 x2 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पॉइंट देखने हैं, पहले x का पॉइंट और y का पॉइंट देखना है, ठीक है। इसलिए हमने इसको कर दिया। यहाँ पे ये ना समझे कि आपने यहाँ पे x लिखा है, x और y हो या y हो और x हो, ठीक है। तो आप ये देखें कि x1 या x2 दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो एडिशन में मैटर नहीं करता, पहले आप x1 लिखें या x2 लिखें, ऐड ही हो रहे हैं। y1 + y2, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है कि पहली वाली x होती है, दूसरी y होती है, तो इसलिए ये 1 वाली है, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है। वैल्यू पुट करें, जहाँ पे x1 है वहां पे x1 करें, जहाँ पे x2 है वहां पे x2 करें, और डिवाइड बाय 2 करें। मैंने यहाँ पे दोबारा से ये लिखा है कि आपको वो ना हो कि किसकी वैल्यू, ठीक है। x1 की 2 आई, x2 की 4 आई, y1 की 6 आई, y2 की 10 आई, डिवाइड बाय 2 करें। इन दोनों को ऐड किया 6 डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड किया 16 डिवाइड बाय 2। ये दोनों कट गए, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो इसका 3 आया। ये 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो इसका क्या है 8। तो मिड पॉइंट क्या है 3 और 8, तो हमारे पास पॉइंट आ गए, ठीक है। ये अब क्या होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये 2 मिड पॉइंट। किसी भी 2 जो डेटा है, मतलब x + 1 वाला, जैसे x1 y1 सॉरी x2 और y1 y2, ये 2 पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट ये एक पॉइंट, तो इसका जो मिड है वो हमारे पास क्या आ गया, x और y आ गया, जो कि 3 और 8 है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो इसको इग्नोर करें, मेरी आवाज को, मेरी खांसी को। हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप भी कहते हैं और ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पे एमसीक्यूज में ग्रेडियंट आ जाए तो आप ये मत समझना कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं। अच्छा, अब स्लोप के लिए हमारे पास ये चीज याद रखें, 3 चीजें हमारे पास, एक हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक स्लोप का, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए तो आपको मैंने 2 वाला दिखा दिया, क्योंकि एमसीक्यूज में अक्सर ये तीनों भी आ सकते हैं, तो आपको कहेंगे मिड पॉइंट कौन सा है, तो मिड पॉइंट मतलब 2 पॉइंट होंगे ना किसी चीज का मिड, तो मिड हम इसलिए क्या करेंगे एक्स वाई का मिड, तो एक्स वाई 2 है ना, इस तरह याद रखें कि बस 2 है तो डिवाइड बाय 2 जो होगा वो मिड पॉइंट वाला होगा। और सेगमेंट, लाइन सेगमेंट स्लोप किसे कहते हैं, मतलब कोई भी चीज का ऐसे स्लोप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये 2 है ना, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई, तो इसका स्लोप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, एक रन और एक राइज, ठीक है। ये राइज ऊपर पढ़ने को राइज कहते हैं और इस तरह जाने को रन कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप से आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, राइज बाय रन, ये नहीं है रन बाय राइज नहीं करना, हमेशा क्या होता है राइज बाय रन, ऐसे हम स्लोप बनाएंगे ना, ऐसे करके, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ये याद रखने के राइज बाय रन होता है। राइज क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, वाई का, ये एक्स का डायरेक्शन होता है ना, ये वाई का, तो ये क्या होगा वाई का, और ये रन क्या है एक्स का, इसलिए ऊपर क्या आएगा वाई और नीचे क्या आएगा एक्स। ये कंफ्यूज मत होना कि आप लोग ऊपर एक्स लिख रहे हैं और नीचे वाई, हमेशा क्या आएगा वाई ऊपर और एक्स नीचे,
y2 माइनस y1, बड़ी से हम क्या करते हैं छोटी माइनस, ऐसे भी हो सकता है y1 माइनस y2, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं। और नीचे क्या है x2 माइनस x1, ये है राइज और रन। अब इसका भी हमने एग्जांपल क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और प्लस माइनस करना है, फिर डिवाइड करना है। सिंपल सा वो है कॉन्सेप्ट, इतना मुश्किल नहीं है। वैल्यूज हमें मिली हैं, मैंने एग्जांपल। अच्छा, मुझे किसी एक स्टूडेंट ने कहा था कि मुझे मैम सारे जो फॉर्मूले हैं उसके साथ जो है आप एग्जाम्पल समझाएं, तो ये मैंने हर चीज का पहले फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद एग्जाम्पल। तो आप ये मत समझना कि मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बनाई सारे जो है सेपरेट फॉर्मूले लिख के। तो मैंने जो है ये प्रिपरेशन वीडियो इस तरह ही बनाई है कि पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है हर टॉपिक का और उसके साथ फिर उसकी एग्जांपल नीचे करवाई हुई है, ठीक है। अभी पीछे भी जो 2 टॉपिक हमने किए उसमें भी ऐसे ही था कि मैंने पहले फॉर्मूला लिखा उसके बाद एग्जांपल, तो ये उसी में काउंट होती है, ठीक है। अगर आपको उसके बाद भी चाहिए हो कि नहीं मैम एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिख दें, तो मैं वो भी करके आपके लिए बना दूंगी, लेकिन मैंने इसलिए हर फॉर्मूले के साथ एग्जाम्पल भी कराई कि आपको समझ आए कि कैसे होता है, ठीक है। मैं हर अपने स्टूडेंट की हर बात को इम्पोर्टेंस देती हूँ, जो भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई भी देखती हूँ। तो इसलिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे 1K होने में अभी भी 350 रहते हैं सब्सक्राइबर। तो काइंडली आप अगर नए चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ज़रा सपोर्ट करें आप लोग। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपका साथ दूंगी। अदरवाइज मुझे मुश्किल लगेगा कि मैं आगे भी आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकती, ये फाइनल टर्म आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगी, प्रिपरेशन भी और इंशाल्लाह एमसीक्यूज की वीडियो। लेकिन मुझे खुशी होगी कि मेरे 1K हो जाए तो मैं एमसीक्यूज की वीडियो आप लोगों के लिए डालूं, तो वो एक मोटिवेशन भी मिल जाती है कि मुझे पसंद कर रहे हैं लोग और मेरे काम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग अभी वीडियो आपने नहीं सब्सक्राइब की तो वीडियो स्टॉप करें, पहले सब्सक्राइब करें और फिर बाकी बढ़ें, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, x1 सही है, ठीक है, xy और ये भी xy। अब ये 1 1 होगा, ये क्या होगा 2 2 होगा। तो हमने जहां जहां 1 है वहां 1 की वैल्यू डालनी है, जहां जहां 2 है वहां 2 की वैल्यू डालनी है। y2 क्या है हमारे पास 3 है -3 और y1 क्या है 2, तो -2 लगा दिया। x2 क्या है 5, माइनस बीच में लगाएंगे और दूसरा माइनस जो है ना वो ब्रैकेट में लिखेंगे कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ब्रैकेट में -3। अब इन दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस क्या होगा 5 और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, ठीक है। ये हमेशा मैं ये चीज रिपीट करती हूँ। अगर कहीं मेरे साइन में मिस्टेक होती है ना तो आप लोग खुद करेक्ट करके कमेंट कर लिया करें कि मैं उस चीज को पिन करूं, क्योंकि ये आपको हमेशा से मैं ये चीज करती हूँ कि माइनस माइनस प्लस और काम किसका साइन किसका लगेगा बड़े का लगेगा। तो यही हमेशा होता है, ठीक है। मुझसे हमेशा मिस्टेक हो जाती है, मुझसे कहते हैं बच्चे कि माइनस माइनस ऐसे है तो यहाँ पे माइनस नहीं आया, तो वो मेरी मिस्टेक हो जाती है बाय मिस्टेक। वो फिर साइन लगा के ना आप उसी हिसाब पे किया करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही चुका है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आया -5 और नीचे किया माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस किया 8 और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, बड़े 5 के साथ प्लस है तो इसलिए 5, ठीक है। इतना शॉर्ट सा है इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्मूला का आप लोग याद रखें, फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो मैंने इसका फॉर्मूला पहले लिखा है, ठीक है। y2 माइनस y1 m और x2 माइनस x1। m क्या किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है, और ये क्या है y के पॉइंट और ये x के पॉइंट। अच्छा, अब हम 4th स्टेप पे पहुंच गए हैं और पहला हमारे पास था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, जिसमें अंडर रूट आता है डिस्टेंस फार्मूले में। फिर दूसरा था मिड पॉइंट में क्या आता है डिवीजन बाय 2 वाला आता है। फिर हम आए थे किसके, स्लोप फार्मूला। स्लोप मैंने आपको बता दिए कि स्लोप x और y डायरेक्शन, तो आपको याद हो कि रन बाय राइज होता है। अब आया है मिड पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप से आप लोग याद रखें कि इसमें इक्वेशन की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में आ गया सारा, स्लोप भी आ गया। अब हमारे पास इसके 2 मेथड है। एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है तो आप लोग वो सिंपल ही करना, लेकिन मैंने जो है अपनी सीरीज में जो मेथड करवाया पहले मैं उसको भी रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद में जो है शॉर्ट मेथड भी करवाऊंगी। अच्छा, हमारे पास अब क्या है, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड एट लीस्ट इट इन द पॉइंट इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप भी बताना है। आपको तो पता है स्लोप क्या होगा, ये
इस फॉर्मूले को ही देख के आपको पता है कि ये m है ना, तो यहाँ पे ये m क्या शो कर रहा है 3 को ना, तो ये स्लोप होगा। ठीक है, अब हमें उसके साथ क्या क्या बताना है, पॉइंट्स भी बताने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास y - 2 = 3 और x - 4 है। अब हमें y और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं y2 - y1 = m x2 - x1, जो हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने ऊपर स्टार्ट में लिखा है। y2 हमारे पास y2 की वैल्यू अभी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू लिखनी है, 1 मिनट सॉरी। अच्छा, तो हमने क्या करना है, फॉर्मूले में हमने स्लोप को जो है ना 3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1/3 लिख दिया। और y2 वैसे का वैसे, क्योंकि y2 की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास y1 की वैल्यू है, तो y1 क्या है 2, वैसे ही लिख दिया, = x2 की वैल्यू नहीं है और x1 की है, तो 4 हमने वो लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपकी मर्जी, पहले आप x फाइंड करते हैं या y फाइंड करते हैं, जो भी फाइंड करते हैं आपका आंसर सेम आ जाए, दूसरी साइड की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हाँ, तो अब हमारे पास ये तो इस साइड पे अब हमने क्या करना है, 3 एक्स्ट्रा है ना, तो हमने 3 को पहले मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर खत्म करेंगे y फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले y फाइंड कर रही हूँ। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 y आ गया डिवाइड बाय 3, और 1 2 2/3 आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, हमने 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 हमने y फाइंड करना है, तो 3 हमने पहले तो हम 2/3 को उधर लेके जाएंगे, फिर इस 3 को करेंगे ना, तो ये माइनस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा, और यहाँ क्या रह गया, y/3। अब हमें 3 को भी खत्म करना है, क्योंकि हमें सिर्फ y फाइंड करना है, तो हम क्या, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कट जाए, यहाँ पे ये कट गया, और दूसरी साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 कट गया आपस में। y = अब ये x है और ये दोनों नंबर्स है ना, तो माइनस, ये तो कट गए 3 तो -4 - 2 क्या है, तो 4 में से 2 चले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, -2, बड़े का साइन आएगा और काम होगा जो हमें प्लस माइनस करें। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास x क्या है, x -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हुई है। अब अगर हम y की वैल्यू 4 डालें, जो हमारे पास क्वेश्चन में थी, तो हमारे पास क्या आता है, 4 - 2 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। हमने x की वैल्यू पहले डाली ना, x की हमारे पास 4 आ गई, तो हम यहाँ पे -4 था ना, तो हमने यहाँ पे अगर 4 डाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 से, तो 2, y की वैल्यू 2 आई, स्लोप हमारे पास 3 है, और हमने x क्या लिया था, 4। अब 4 आप लोग कह रहे हैं कि 4 कैसे आएगा, तो आप अगर इसी मेथड से सारा करें, y की जगह x फाइंड करें, ये y छोड़ दें, x को अकेला करें, तो आपके पास x की वैल्यू 4 ही आएगी। ये जरा कॉम्प्लेक्स मेथड है, जरा लेंथी भी, आपको मैं शॉर्टकट बताती हूँ, बहुत ईजी है। शॉर्टकट क्या है, क्या आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, y - 2 = 3x - 4। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, y2 - y1 = m x2 - x1 फॉर्मूला है। अब आपको क्या चाहिए, पहले तो स्लोप चाहिए। स्लोप तो आपको पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्लोप m है, यहाँ पे 3 है, तो स्लोप आपके पास आ गया। अब हमने फॉर्मूले में देखें, तो फॉर्मूले में यहाँ पे हमने लगा दी ना, इसको देखें, ये x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, x ऐसे ही लगा दिया, और y की जगह हमने क्या लगा दिया, दूसरे y की जगह 2, ये जो लगा हुआ है। फिर हमारे पास स्लोप 3 है, और ये हमारे पास x वैसे का वैसे ही -4। ये तो क्वेश्चन है ना, ये चीज है ना हमारे पास। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x2, अब यहाँ पे हमारे पास -2 है ना, तो हम क्या करेंगे, y को क्या ले लेंगे, y के साथ 2 है ना, y की वैल्यू क्या है, -2, तो हम इसको क्या ले लेंगे, +2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x के साथ -4 है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, +4। ठीक है, तो हमारे पास अब देखें, ये सिंपल है, आपके पास x y के साथ जो भी वैल्यू है आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब रेसिप्रोकल इन द सेंस उल्टा, रिवर्स। ठीक है, y के साथ -2 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और यहाँ x के साथ -4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, तो ये आंसर देखें, यहाँ पर आप देखें, x की अगर 4 ले, तो यहाँ पे भी देखें 4 है, यहाँ पे y की 2 है, तो यहाँ पे भी y की 2 है, यहाँ पे स्लोप तो सिंपल समझ आ रही, देखने में ही आ रही। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू हो, इधर देखें, y -4 और x +3। ठीक है, x के साथ 3 है, y के साथ 4, तो आपके पास y की सिंपल वैल्यू आप इसका उल्टा लेंगे, ये -4 है, तो y क्या आ जाएगा, सिर्फ 4 आएगा, माइनस है ना, तो यहाँ प्लस, और यहाँ x के साथ 3 है, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, -3।
ठीक है, इसका उल्टा आएगा, जो भी वैल्यू आपने उसको साइन उल्टा करना है। ठीक है, आप कितने भी क्वेश्चन मेरे पीछे भी अगर देख लेना, मैंने जो सीरीज में करवाया है तो उसमें भी आंसर ऐसे ही है। मैंने इस मेथड से कराया। मैंने कहा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में असल में टाइम नहीं होता, तो मैं कहती हूँ आपके शॉर्टकट आपको बताऊं तो आपके लिए आसान होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप है। आपको कहेंगे स्लोप बताएं, तो स्लोप आपने फॉर्मूले में देखना है कि जो भी इस वैल्यू के साथ है वो स्लोप होगा, इस वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू होगी वो स्लोप होगा, और आपके पास x के साथ जो वैल्यू होगी उसको उल्टा x की वैल्यू होगी। x यहाँ पे x -4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 4। सिंपल देखें, अगर आपने x को फाइंड करना है, यहाँ पे अगर ऐसे समझे x -4 मैथमेटिकली x -4, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 4 दूसरी साइड पे इज इक्वल टू 0 ले। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो सिंपल आपको ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू लेनी है तो आप उसको इक्वल करें 0 के, और फिर जब 4 को उधर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू है y -2 है और इक्वल लगा के 0 करें, तो जब y को फाइंड करना है, y अकेला छोड़ना है, तो ये -2 है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो +2, तो उधर जाके क्या हो जाता -2 हो जाता। इसलिए ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि m स्लोप जहां पे भी हो, स्लोप तो साफ साफ नजर आ रहा है। y की वैल्यू y1 है और y2 है ना, तो y1 की ये तो अब यहाँ पे सिंपल y लिखा हुआ है, तो इसको हम y2 ले रहे हैं और ये दूसरी जो वैल्यू है y1 ले रहे हैं। तो हमने क्या फाइंड, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप इसको उधर ले जाएंगे, तो ये +2 है तो -2 होगा। x हमारे पास -4 है तो क्या हो जाएगा +4। इस तरह मैंने आपको बहुत लेंथी करके इसलिए समझाया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह करके भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, ऐसे करके भी कर सकते हैं कि आप हमारे पास जो साइन है उसका रेसिप्रोकल, और ये मेथड भी कर सकते हैं। ये जरा लेंथी है, आसान है लेकिन लेंथी है, तो इसलिए मैंने ये आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है, ये पॉइंट स्लोप वाला बहुत छोटा सा है, ये इक्वेशन में एमसीक्यूज में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग 1-2 दफा प्रैक्टिस करना अपने हाथ से। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, बहुत इजी सा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में आया था जब मेरे टाइम का पेपर था। तो अच्छा, इसका एक फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m आपको पता है किसे कहते हैं, स्लोप को, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। m जहां जहां होगा उसका मतलब है स्लोप, और c को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ b भी आ सकता है, ठीक है, इसको b भी कह सकते हैं, कई फॉर्मूलों में यहाँ पे b लिखा है c की जगह, तो इसको हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। ये y है और ये y इंटरसेप्ट है, और ये क्या है स्लोप, और x कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन है, राइट द इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। अब आपको पता है x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम स्लोप कहेंगे क्योंकि वो m है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा, और दूसरी क्या है, c जो भी वैल्यू होगी वो y इंटरसेप्ट। अब हमारे पास तो डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है ना क्वेश्चन, y इज इक्वल टू y कहते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 और 4x प्लस 3। तो आपको पता है x के साथ जो वैल्यू होती है 4, वो क्या होती है स्लोप। तो स्लोप आप कहेंगे कि 4 है, और c क्या है, 3। यहाँ पे 3 फॉर्मूले से देख के आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस फॉर्म में एक आए और इसमें आपको कहा हो स्लोप फाइंड करें और y इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में y एक साइड पे है ना, तो आपने यहाँ पे y को अकेला छोड़ना है और 2x को दूसरी साइड पे लेने के जाना है। तो ये 2x प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2x और +3, ये इसके साथ प्लस है ना तो +3 वैसे वैसे। तो ये y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, ये फॉर्म बन गई ना। अब हमारे पास x के साथ जो चीज है वो हमारे पास स्लोप होगी, तो x के साथ क्या है -2, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। और ये जो लास्ट में है वो क्या है, y इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में y इंटरसेप्ट है, तो c हमारे पास क्या है 3। सिंपल स्टेप है, ठीक है। आपने पहले इसको अरेंज किया है, y को एक तरफ रखा है क्योंकि फॉर्मूले में y एक तरफ है, और फिर दूसरी साइड पे जो चला गया तो उससे आपने बताना है कि यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है और y इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारे पास असाइनमेंट में भी आता है अक्सर कि हमारे पास स्लोप है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नीदर है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि आप चेक करें और बताएं कि ये जो है स्लोप, 2 लाइन का स्लोप जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो आप लोग याद रखें, पैरेलल स्लोप तब होगा दो डेटा का, मतलब 2 हमारे पास अगर हो लाइंस और उनका पैरेलल कब होगा, जब उनका स्लोप सेम होगा m। अब यहाँ पे ये जो m है ना, ये सेम हुआ ना, इसमें ले लें ये जो पीछे वाला फॉर्मूला था, कहीं भी स्लोप का फॉर्मूला, पीछे वाला फॉर्मूला था हमारे पास जो अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या था, वो इक्वेशन थी ना y2 माइनस y1 और इज इक्वल टू m और x2 माइनस
x1, ये अगर दो फॉर्मूले हुए तो दोनों का स्लोप जो ये वैल्यू है सेम हुई तो मतलब कि ये परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। और इस तरह वाले फॉर्म में भी अगर दोनों सेम हो, पैरेलल हो और स्लोप के अपने फॉर्मूले में अगर हो, पहले तो हमें स्लोप के फॉर्मूले से ही फाइंड करना है, लेकिन अगर आपको ये दिया हो फॉर एग्जांपल तो फिर मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पैरेलल देखना हो, परपेंडिकुलर कब होगा, परपेंडिकुलर तब होगा कि हमारे पास दो स्लोप हो और उनके साथ नेगेटिव रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब है कि उनका उल्टा, और नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो। अगर आपके पास प्लस में है तो आपके पास माइनस हो, और माइनस में है तो प्लस में, ठीक है। अब देखिए 2/1 है तो दूसरा स्लोप क्या होगा, 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। इसलिए इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कहते हैं। अगर इस तरह का आपका आंसर आता है तो वो परपेंडिकुलर है, और अगर इस तरह का सेम होते हैं तो वो पैरेलल है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। एग्जाम्पल क्या है, वन लाइन गोज थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड अनदर लाइन गोज टू दीज टू पॉइंट, ठीक है। अब बताना है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या नहीं। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, ये बीच में लाइन लगा देते हैं। दोनों के लिए हम करते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास ये है x1 y1 x2 y2, और दूसरा x1 y1 x2 y2 ये है, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला याद रखिए, हमारे पास हमने पीछे पढ़ा था स्लोप का फॉर्मूला कि रन बाय राइज है, ठीक है, राइज बाय रन, ऊपर राइज है नीचे रन, मतलब ऊपर y की वैल्यू नीचे x की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y2 की वैल्यू लिखनी है पहले वाले डेटा से और x2 की वैल्यू लिखनी है पहले वाले डेटा से, और यहाँ पे मैंने दोबारा किया है x1 और x2 की वैल्यू लेके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, y2 हमारे पास 5 है, y1 2 है -2, फिर x1 हमारे पास नीचे 7 है और -5, इनको किया तो 3/2 आ गया। अब यहाँ पे करें इस तरह, -3 माइनस 6, नीचे क्या है 0 -2, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको करें माइनस तो ये 3 आता है, और इसको करें 0 के साथ जो भी करें माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 + 2 तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका क्या है 3/2, और ये भी क्या है 3/2, दोनों सेम है स्लोप, तो ये क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। अगर आपके पास स्लोप का आंसर ऐसे आता कि m1 जो होता आपके पास आता 3/2 और m2 आपके पास आता 2/3 -7 में होता, तो वो क्या होता परपेंडिकुलर होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्लोप पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ। वीडियो लेंथी होगी क्योंकि ये सारा फाइनल टर्म है और मैं जरा डिटेल में भी समझा रही हूँ कि आप लोगों से कोई पॉइंट मिस ना हो, आखिर तक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वीडियो स्किप नहीं करना वरना आप लोगों का नुकसान है, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो है ये एक वीडियो से आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, r² = x2 + y2। r2 हमारे पास रेडियस होता है और y2 और x2 हमारे पास डायरेक्शन होते हैं, एक x का डायरेक्शन और एक y का डायरेक्शन, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमें कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस। सेंटर फाइंड करिए, सेंटर क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई का पॉइंट, ठीक है। ये बीच में देखो ये यहाँ पे है ना एक्स वाई का पॉइंट, सेंटर ये x भी है और ये y, तो दोनों का सेंटर तो ये है ना, और हमने रेडियस भी फाइंड करना है, ये रेडियस होता है सर्कल का, रेडियस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है x - x2 का स्क्वायर + y - y2 का स्क्वायर = 16। अब हमारे पास फॉर्मूले में देखें तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आता है, रेडियस होता है ना, तो 16 किसका स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 से 16, तो हमारे पास रेडियस तो आ गया कि रेडियस 4 है। अब हमने सेंटर भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे पीछे मैंने बताया था x की वैल्यू कैसे निकलेगी, -2 है तो x क्या होगा +2 होगा, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी y के साथ +3 है तो y क्या होगा -3 होगा, तो सेंटर निकाल लिया आराम से, ठीक है। वैसे ही जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन समझाया था ना आपको कि आपने x अगर ऐसे सॉल्व करते हैं x - 2 = 0, तो x कैसे आएगा, x = ये उधर चला गया तो 2 आएगा। तो सिंपल आप लोग देखेंगे x के साथ जो वैल्यू है तो वो उसकी उल्टी होगी, -2 है तो यहाँ 2 आ गया, +3 है तो -3 आ गया, ये सेंटर, और रेडियस आपका इसका स्क्वायर करने 4 का स्क्वायर है तो 4 आ गया। अच्छा, और अगर आपके पास दो सेंटर और रेडियस दिए हो तो आपने उससे इक्वेशन कैसे बनाना होगा, सेंटर दिया है 0 और 6 और रेडियस √2 दिया है, तो आपने क्या करना है, x हमने लेना है ना, ये x है और ये y है, सेंटर है ना हमारे पास, तो हमने क्या करना है, x की डायरेक्शन में कितना गया, ये 0 तक गया है, x की डायरेक्शन में ये कितना मूव किया 0, तो x माइनस हम क्या करेंगे 0, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस बीच में प्लस लगाएंगे और ये दूसरी वैल्यू y होती है, तो y की डायरेक्शन में कितना हुआ -6, क्योंकि ये +6 है इसलिए यहाँ माइनस, तो हमने इसको इस तरह में चेंज कर लिया,
और यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू √7 है, तो उसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसके साथ कट गया तो ये 7 आ गया अकेला, और ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यही चीज बन गई ना। तो हमें अगर ये दिया हो तो हमने ये बनाना है, और अगर ये दिया हो तो ये बनाना है, दोनों तरीके देख लें। यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन होगी प्रैक्टिस वो सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की होगी, जो कि है 25 से 30 लेक्चर। 31 से 34 तक जो है वो रिव्यू है सारे पिछले लेक्चर्स का। ठीक है, तो वो मैं एक्सक्लूड करके बाकी के जो है 35 से लेके 45 तक भी करवाऊंगी। अब हम करते हैं 25 से 30। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो डिटेल में टॉपिक हैं वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी, वो मैं आपको वीडियो का चैनल वो मेंशन कर दूंगी कि कौन सा लेक्चर है, वो आपने वहां से देखने, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी है। वही चीजें दोबारा रिपीट करने से अच्छा कि आप वही ही वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं शॉर्ट करके आपको समझा दूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतना तो बेसिक आपको समझ आ जाएगी अगर ये वीडियो देखते हैं, तो फिर भी आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जरा लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल है, जरा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, तो वो आपके पेपर में जरा मुश्किल है, बहुत कम में आते हैं, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो चॉइस तो होती है एक आध क्वेश्चन की, तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो छोड़ दें, और अगर टाइम है तो लेक्चर वो वाले जरूर देखना। मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, और आपको वहां पे भी वीडियो के जहां पे हम पहुंचेंगे ना तो लिख दूंगी कि ये वाला इस लेक्चर में है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। अच्छा, तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास आपको पता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। ठीक है, ये 3 बेसिक हैं, और इनके इनवर्स हमारे पास कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले तो आपको ये 6 आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइन का ऑपोजिट है, इसके सामने तो मैंने पहले ये लिखा है। ठीक है, साइन का ऑपोजिट है सीकेंट, लेकिन सीकेंट कैसे होगा, साइन इज इक्वल टू 1/सीकेंट, ये इसके इक्वल होगा। फिर कोसाइन किसके होगा, 1/सीकेंट, सीकेंट है ना उसके सामने इसलिए 1/सीकेंट होगा। और टेंजेंट किसके होगा, कोटेंजेंट, तो 1/कोटेंजेंट। इसी तरह ये सीकेंट को कहें तो सीकेंट किसके होगा, इक्वल होगा 1/साइन के इक्वल होगा। ठीक है, डायरेक्ट साइन के इक्वल नहीं कह सकते, 1/साइन के इक्वल होगा। और सीकेंट हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट हमारे पास 1/साइन, तो सीकेंट किसके होगा 1/कॉस कोसाइन। ठीक है, और कोटेंजेंट किसके 1/टेंजेंट। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करनी हुई दो चीजें मतलब इक्वल के, आगे मैं एग्जांपल करवाऊंगी उसमें, तो आपको एक साइड को चेंज करना होगा ना, तो आपने लगाना है जहां पे सेकंड होगा वहां पे आपने 1/साइन लगाना होगा, या तो कहीं पे 1/साइन लगाया होगा तो सेकंड के इक्वल करना होगा कि हमने दोनों साइडों को एक दूसरे के हम इक्वल करें। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि साइन किसके इक्वल है 1/सेकंड के, कोसाइन 1/सेकंड, साइन किसके कोसिकेंट, कोसाइन किसके 1/सीकेंट, और टेंजेंट किसके 1/कोटेंजेंट। इसी तरह इसके ये ऑपोजिट हैं। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल इसकी करवाने से पहले तो पहले ये देख लेते हैं। अच्छा चले पहले मैं एग्जांपल करवा देती हूँ। वो मैंने दोबारा से इसलिए नहीं लिखी कि मैंने कहा मैं आपको कहूंगी कि लेक्चर नंबर 29 वॉच कर लें, तो अभी यहाँ पे मैंने ये करवाया, तो मैं 1-2 एग्जांपल करवा देती हूँ आपको कि आप लोगों का जरा वो क्लियर हो जाए, उसके बाद हम दोबारा से ये करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास तो ये आगे मैंने ये प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई थी, लेकिन मैंने कहा ये दोबारा से मैं मेंशन लिखना जरा लेंथी हो रही थी वीडियो, मेरा टाइम भी मेरे पास कम था, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ से ही आपको ये समझा दूं। पैथागोरस प्रॉपर्टीज हैं ये वाली प्रॉपर्टीज, और जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, साइंस, कॉज और टेंजेंट की जो रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है, वो आपको पक्के याद करने, और आपको ये फॉर्मूले याद करने। हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह जब अगर आपने साइन फाइंड करना हो, खाली साइन लिखा हो, तो हमने क्या करना है, ये कॉस उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक नई फॉर्मेशन बन गई। ये हमारे पास 3 फॉर्मेशन है ना, जिससे नई फॉर्मेशन बनती है। आगे दोबारा भी मैं इसको समझा दूंगी, लेकिन आप लोग दिमाग में याद रखें, एक फॉर्मूला अगर आपको आता है, और अगर आपको कहीं कॉस दिया हो तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 - साइन, ये साइन उधर चला जाएगा ना। इसी तरह जब ये दोनों है तो ये 1 के इक्वल है, और अगर ये फाइंड करना होगा तो कॉस उधर चल जाएगा, और अगर कॉस फाइंड करना हो तो साइन उधर चला जाएगा। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास अगर tan खाली फाइंड करना हो तो हम 1 को उधर भेजेंगे। सही है ना, समझ आ रही है आपको। अगर एक चीज आपको फाइंड करनी हो, अगर आपके पास क्वेश्चन में खाली tan स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो आपने उसको इस तरह करना है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कि वन उधर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी फॉर्मूला है 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपने खाली साइन फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, वन उधर चला जाएगा ना, जो बात मैंने यहाँ बताई है। साइन स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करना हो तो ये कॉस उधर, तो ये और ये सेम फॉर्मूले। लेकिन इसमें क्या है कि हम यहाँ पे कॉस फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दोनों का लिखा इक्वल, और अगर हम साइन का लिखते हैं यहाँ पे मैंने बताया अभी अगर साइन को अकेला छोड़ना था तो क्या हो गया, 1 माइनस सीकेंट, सीकेंट उधर चला जाएगा। एक ही फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मेशन होती है। फिर देखें 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपने खाली क्या पढ़ना फाइंड करना हो कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट है तो ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सही है, ये फॉर्मेशन बनती है। आपको बस फॉर्मूले याद करने, एक दो भी याद कर लेंगे ना जो सेम है, साइन वाला याद कर लेंगे tan और ये कॉस वाला, तो बाकी आप नए नए फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट आती है एग्जांपल। एग्जांपल देखें तो आपको वो वाले फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास साइन स्क्वायर वैसे का वैसे हमें पता है कोसाइन किसके इक्वल है, 1/sin, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि साइन कॉस थीटा, इसको कॉस भी बोलते हैं, ठीक है, और कोसाइन भी बोलते हैं। तो कोसाइन किसके इक्वल है, कोसिकेंट किसके इक्वल है, 1/sin के इक्वल है। यहाँ पे देखें दोबारा से, इसके कोसिकेंट सी और फिर सी एस किसके कोसिकेंट किसके इक्वल है, साइन के। तो 1/कोसिकेंट किसके इक्वल है, साइन के। और यहाँ पर क्या था, कोसाइन है तो कोसाइन किसके होगा, 1/sin के इक्वल होगा ना, उसका ऑपोजिट। तो ये साइन और ये साइन आपस कट गया, ये कोस वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास, ये दोनों कट गए ना, इज इक्वल टू साइन। तो अब हमें ऊपर पता है कि 1 माइनस कोसाइन किसके इक्वल है, साइन के इक्वल। यहाँ पे देखें 1 जो मैंने अभी फॉर्मेशन की थी, कोसाइन हमें क्या चाहिए था, कोसाइन -1 है ना, तो ये देखिए 1 माइनस कोसाइन किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर गया है ना, ये इधर ये वाला देख लें, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है ना 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह साइन लिख दिया, तो साइन और साइन आपस में इक्वल, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गई, इक्वल हो गई। सही है, आपने ये फॉर्मेशन जो है याद रखनी है। ये जो ऊपर है इसको पक्के से याद कर लेंगे, पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आगे तो आपको पता हो कि ये किसके इक्वल है, कोसाइन किसके, 1/sin के इक्वल है। और अगर इस तरह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा है तो वो किसके इक्वल है, वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। वो साइन के, ये देखिए 1/कोसाइन किसके, साइन के, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले अलग हैं और ये 1/sin 1/कोसाइन 1/टेंजेंट 1/कोटेंजेंट। ये तो आसान है ना कि साइन का ऑपोजिट कोसाइन होता है और कॉस का सीकेंट होता है और टेन का कोटेंजेंट होता है। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं तो आपके ये जो है दिमाग इस चीज को हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर पुराने ही हैं जो सीरीज वाले हैं, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा इधर से ही रिपीट करवा दूं, मैं दोबारा से क्या इतना लिखूं। एक और एग्जांपल देखें, इसी तरह अगर आपके पास हो क्वेश्चन देखिए, cos थीटा स्क्वायर 1 cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे सीकेंट है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों में से एक साइड लेंगे, ये इक्वल के इधर वाली लेंगे, ये वाली लेंगे। यहाँ पे मैंने ये वाली साइड ली है, इसको सॉल्व करेंगे कि ये बन जाए। तो हमें पता है सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1/cos के, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, तो वहां पे हमने सीकेंट की जगह क्या लिख दिया, 1/cos, ऊपर भी और नीचे भी सीकेंट की जगह क्या लिख दिया, 1/cos लिख दिया, दोनों की जगह लिख दिया। अब नीचे देखिए इस तरह की फॉर्म होती है तो हम उसको एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1, तो हमने एलसीएम ऐसे लेना है, cos थीटा नीचे आ गया, दोनों 1 के साथ अगर cos थीटा मैच करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो ये 1 के साथ किया तो नीचे cos आ गया, और ये cos क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, ये 1 इधर, तो 1 1 सर 1 ही आ गया, और ये cos नीचे 1 वाला ऊपर से हो गया तो cos आ गया। ठीक है, cos थीटा ऊपर चला गया। अब ये हमारे पास cos थीटा +1 डिवाइड बाय cos, ये 1 है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 लिखे ना लिखे की बात है, तो इसको हटा देते हैं कि कंफ्यूज ना हो। cos थीटा +1 डिवाइड बाय cos, ऊपर भी आ गया, नीचे बड़ी लाइन लगाई और नीचे भी ये आ गया, ये नीचे वाले का ये है और ऊपर वाले का ये है।
अब ये नीचे वाला cos थीटा और नीचे वाला cos थीटा आपस में कट गया तो क्या रह गया cos थीटा +1 और cos थीटा -1, cos थीटा +1 माइनस नीचे भी। तो ये देखिए ये चीज बन गई है ना, क्वेश्चन ये देखिए ये बन गई। तो हमने इस साइड को उस साइड की इक्वल कर दिया। आपकी मर्जी वो लें उसको सॉल्व करें तो आप उसको cos को, आपको पता है cos स्क्वायर cos थीटा किसको इक्वल है 1/sec के रहे, यहाँ पे secant 1/cos था तो अगर cos होगा तो वो 1/sec के होगा। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें। ये है हमारे पास, ये आप लोग लेक्चर 29 ले है ना, मैं सारा नहीं करवाई, ये लास्ट एग्जांपल एक करवा रही हूँ। बाकी आपने अगर डिटेल में देखना है तो 29 लेक्चर देख लेना आप लोग। ठीक है, अब हमारे पास ये एक साइड है और एक ये साइड है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। नीचे देखें तो ये साइड हम लेते हैं, बड़ी वाली ले हैं इसलिए कि वो ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है, छोटी वाली तो इतनी नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ पे देखें 1 माइनस और वहां पे 1 प्लस, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस, और ऊपर वाला a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा था। देखिए यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन में स्क्वायर था। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे और नीचे हम वो वाला करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, पीछे फॉर्मूला जो आया था, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, खोल देना है। ठीक है, माइनस साइन क्या करता है, साइन चेंज कर देता है ना। तो यहाँ इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, खोल दिया। अब ये देखिए तो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपस में कट गए, ये -1 है ये +1, ये आपस में कट गए। तो ऊपर क्या रह गया, +2 साइन थीटा और +2 साइन थीटा। तो जब दोनों सेम है तो हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया तो 4 साइन थीटा हो गया। नीचे क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसको इक्वल है, जो मैंने आपको फॉर्मूले पीछे पढ़ाए हैं उसमें हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये फॉर्मेशन याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो जब हम साइन हमने फाइंड करना होता था तो हम 1 उधर ले जाते थे, और अगर कॉस फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे, साइन को उधर ले जाते थे। तो हमें यहाँ कॉस फाइंड करना था तो इसलिए कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, हाँ इसकी जगह हमने क्या कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि कॉस कितने हैं, 2 दफा है, तो हमने 2 दफा कर दिया इसको। तो अब ये कॉस 2 दफा मतलब ये 4 साइन थीटा के नीचे 1 दफा है और दूसरी दफा कुछ नहीं है तो 1 के नीचे हमने कर दिया। तो ये देखें ये चीज किसके इक्वल है हमारे पास। अच्छा, ये वाला मैंने एक फॉर्मूला आपको वहां पे नहीं मेंशन किया हुआ था, ये भी है एक के साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल। tan की 2 फॉर्मेशन है, एक तो tan इक्वल टू 1 बाय कोसाइन, वो है ना कोटेंजेंट। tan का फॉर्मूला ये भी है, tan इज इक्वल टू 1 बाय कोटेंजेंट, है ना। और tan का ये भी है कि tan इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस बाय साइन आता है ना, तो कॉस बाय साइन की जगह हमने tan लगा दिया, और 1 बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, सेकंड के इक्वल है। ये भी हमने पीछे भी फॉर्मूले में पढ़ा। तो आपको अगर फॉर्मूले आएंगे तो आपको आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पर आपने कर दिया, यहाँ पे मैंने डॉट लिखे हैं, मतलब ये इसके इक्वल है 1 बाय कॉस, सेकंड के इक्वल है सेकंड 1 बाय कॉस सेकंड के, और सेकंड जब होगा कॉस हमने फाइंड करना होगा तो वो 1 बाय सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये साइड हमारी दूसरी साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, बस ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल करवानी थी। अगर और भी आपने एग्जांपल्स करनी है तो आप लोग क्या करें कि ये लेक्चर नंबर जो मैंने बताया है, आई गेस 30 है कि 29, हाँ 29 लेक्चर है, इसको जाके देखें। और 30 लेक्चर भी ये मैं एक दफा दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ऐसे फॉर्मूला बताऊंगी। अब वीडियो देखनी है तो पूरा समझना है, दोबारा से रिवाइंड करना है तो लेक्चर 30 को लें आप, वीडियो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमारे पास कॉस a माइनस बी है, सम एंड डिफरेंट आपके पास आ सकता है, यूज डिफरेंस फॉर्मूला। ये डिफरेंस फॉर्मूला है फॉर कॉस 160 डिग्री। ठीक है, आगे दूसरा भी है इसकी सस्पेंशन, हम जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज है, उससे करेंगे अगर ये हमें दिया हो कॉस 165 डिग्री। और यहाँ पे अगर डिफरेंट फॉर्मूला लिखा हो तो हमने उससे करना है। तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए। हमारे पास अगर
कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस ए कॉस बी आएगा, पहले कॉस वाले आएंगे फिर बीच में प्लस लगेगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा और साइन ए साइन बी आएगा। इसी तरह प्लस वाला होगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी रहेगा, साइन ए साइन बी, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, कॉस के लिए साइन के लिए फॉर्मूला अलग है। एग्जाम्पल नीचे ये हो की हुई है, लेक्चर 30 खोलें और आप इसकी एग्जाम्पल समझे। वीडियो लेंथी हो रही है इस वजह से जो है मैं डिटेल में नहीं समझा रही, सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ। सम एंड डिफरेंट फॉर्मूला फॉर साइन। साइन का क्या है, पहले साइन आएगा और कॉस। कॉस का क्या था, कॉस कॉस था ए बी और साइन चेंज थे, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है और प्लस ही रहेगा, माइनस है और माइनस रहेगा, लेकिन क्या होगा साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, फिर पहले कॉस आएगा, यहाँ पे भी साइन कॉस और फिर क्या होगा कॉस साइन। वहां क्या था, कॉस कॉस था और साइन साइन था। ठीक है, तो इसके बाद आता है ये साइन का है, वो कॉस का हमने कर लिया और टेन का मैं बता देती हूँ। फॉर्मूले जरूरी होते हैं एमसीक्यूज के हिसाब पे। इनकी जो एग्जांपल है ना वो बहुत लेंथी होती है, वो यूजुअली पेपर्स में नहीं आती, लेकिन फिर भी व्यू से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या पता कुछ आ जाए, तो इसलिए आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, जरूर वीडियो वॉच करें 30 लेक्चर 29 और 30, और इसको जो है डिटेल में एग्जांपल इसकी समझे अगर नहीं समझी भी, क्योंकि एक दफा नजर से भी गुजरा हो ना तो उस टाइम मुश्किल नहीं होता। हम एक और करते हैं, टेन का एग्जांपल फॉर्मूला देखते हैं और जो है डबल फॉर्मेशन का वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है अपना कंटिन्यू करते हैं जो हमने स्टॉप किया था। अच्छा, टेन का क्या है, हमारे पास टेन ए प्लस बी है तो ऊपर क्या होगा टेन ए, बीच में प्लस आएगा, ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस, फिर टेन बी। नीचे क्या है, माइनस वन है, वन आएगा माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, टेन ए टेन बी। इसी तरह जब माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा, प्लस था ना तो प्लस आया, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे क्या होगा प्लस, दोनों सेम है बस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल है लेकिन लेंथी होती है वीडियो, इस वजह से मैं ये नहीं समझा रही, आप लोगों को देखनी है तो एक दफा जरूर वीडियो वॉच करें। और हमने लास्ट में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो डबल एंगल के हैं। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मेशन। अब हमारे पास साइन 2a, ये मैं एग्जाम्पल जो है फॉर्मेशन समझा रही हूँ, एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगी क्योंकि लेंथी हो जाएगा। अच्छा, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a का क्या मतलब है कि 2a है। ठीक है, तो 2a लगा दिया। अब साइन a और साइन a प्लस a का फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा है, साइन a कॉस a प्लस बीच में प्लस आता है और फिर क्या होता है कॉस a साइन a। प्लस वाले का साइन वाले के फॉर्मूले में पहले साइन फिर कॉस फिर साइन फिर कॉस, और प्लस था तो बीच में प्लस या। अब हमारे पास यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे एक साइन है, यहाँ एक कॉस है यहाँ एक, तो क्या मतलब इसका 2 कॉस हो गए और 2 साइन हो गए, तो हमने दोनों के साथ क्या लगा दिया 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब हमने ये देखे 2 दफा जब साइन होते हैं, ये मैंने बार बार हर वीडियो में समझाई है कि जब हमारे पास 2 साइन होते हैं तो हम उसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, ऐसे एडिशन में नहीं होती कि आप इसको ऐसा ना हो कि 2 साइन है तो साइन स्क्वायर कर दें, नीचे आएगी एग्जांपल स्क्वायर वाली तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। अब कॉस का क्या है, इसी तरह कॉस 2a तो कॉस a प्लस a हो गया, तो कॉस a डिफरेंस सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला जो है कॉस का, उसमें क्या आता है कॉस कॉस होता है और प्लस की जगह बीच में माइनस और साइन साइन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास साइन कॉस a माइनस साइन a साइन a, हमने क्या कर दिया, वहां पे a और b था, यहाँ a है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि a है b है c a है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर a। समझ आई, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हमने उसको स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये ऐड हो रहे थे तो इसलिए हमने 2 लगाया, माइनस 2 साइन है तो साइन स्क्वायर a बन गया, तो हमारे पास आ गया डबल फॉर्मेशन इसकी भी हो गई। ठीक है, अब tan की है tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस a tan माइनस नीचे ऊपर प्लस था, यहाँ पे प्लस है ना, tan 2a का मतलब ये है ना कि tan 2 दफा है, वही बात है, इसको इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप मैंने नहीं लिखा, tan a प्लस a, तो tan a प्लस a का फॉर्मूला आपको आता है कि tan a ऊपर और ऊपर जहां प्लस है ना तो ऊपर प्लस होगा और नीचे क्या होगा माइनस। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे है, 2 दफा tan है तो हमने क्या, जब प्लस होते हैं तो बाय 2 लगता है। ठीक है, 2 tan a और नीचे क्या है 1, 2 tan मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, आपकी कॉमन सी मिस्टेक हो जाएगी कि आप एडिशन में कैसे करते हो और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर ऐड, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसकी डबल फॉर्मेशन इसकी फॉर्मेशन इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि साइन 2a क्या होता है, तो आपने जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगाना है और बता देना। ठीक है, अब फर्दर जो है उसकी कोसाइन स्क्वायर a और इनकी फॉर्मेशन है। ठीक है, कोसाइन स्क्वायर a का मतलब क्या है कि ये 2 दफा है कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a का हम किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने भी पढ़ा है ना ऊपर फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसाइन
2a। अच्छा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा कोसाइन, साइन कॉस और कोसाइन एक ही मतलब है cos 2a। तो cos 2a मतलब किसके इक्वल था, यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी फॉर्मेशन बताई गई है। इसकी एक और फॉर्मेशन क्या है, ये सेकंड वाले की एक और फॉर्मेशन है कि cos स्क्वायर a हमारे पास हमने पाइथागोरस थ्योरम में जो पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल होते हैं। तो हमने इसकी जगह ये लगा दिया, माइनस साइन वैसे का वैसे ही लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास पता है ये 1 है और ये एक साइन और ये 2 साइन, तो माइनस 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 लगाया, माइनस माइनस तो प्लस होते हैं ना आप इसमें, हाँ, ये 1 वैसे का वैसे ही और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ऐड ही हो रहा है, सब्ट्रैक्ट सॉरी, माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को प्लस किया तो 2 आया और साइन बड़े का लगेगा, तो दोनों ही बड़े हैं इसलिए माइनस साइन लगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर ए भी आएगा और बाहर भी, क्योंकि 2 दफा साइन स्क्वायर है ना, तो 2 दफा बाई 2 लिख लिया हमने, वही सेम स्क्वायर वाला 2 दफा कर दिया क्योंकि ये माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं। अब दूसरा वाला देखें, साइन 2a का दूसरी फॉर्मेशन। अब अगर हम कॉस को लें, यहाँ पे तो हमने साइन इसको खोला ना, कॉस को खोला, अगर हम साइन वाले को खोलते हैं, हमें पाइथागोरस थ्योरम में से तो साइन का भी फॉर्मूला आता है ना, तो हमने दूसरी क्या कर दी, अगर इस तरह आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों आपको फॉर्मेशन बताएंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इसके, तो हमने कॉस ए स्क्वायर वैसे ही रहने दे दिया और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमारे पास cos स्क्वायर a और यहाँ पे भी cos स्क्वायर a, तो क्या आ गया 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। और ये माइनस 1 वैसे का वैसे, समझ आई। अब यहाँ पे cos स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ठीक है, माइनस, और ये -1 है तो ये -1 वैसे का वैसे, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 प्लस माइनस 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 माइनस, अच्छा हाँ यहाँ प्लस ही आएगा, सॉरी, पहले हम ब्रैकेट, माइनस जब होता है ना तो ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये देखिए माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसलिए हमने प्लस लगाया। जब मल्टीप्लाई साइन होते हैं तो साइन फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला लगाते हैं, इसलिए हमने +2 साइन नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ऐड ही आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी फॉर्मेशन थी। आगे जो है फिर हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये वाला आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है, लेक्चर 30 खोलकर। अब हम वहां ही चलते जहां पर हमने अपना रिविजन जो है प्रैक्टिस छोड़ी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने छोड़ी थी, ये फॉर्मूले मैंने आपको जो है एक्सपेंड करके बता दिए, यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी इनसे कि साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस के होते हैं, ये आपको याद होंगे ना, तो जहाँ पे साइन होगा 1 बाय आपको साइन लगा देंगे, और अगर कहीं पे कोसाइन आएगा तो 1 बाय सीकेट लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, डिग्री टू रेडियन, 75 को हमने अगर रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री ऊपर बनी हुई है ना, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने इन दोनों की कटिंग करनी है, ये देखें, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, 3 कैरी हो गया 30, 5 6 जा 30, सही है, 5 1 जा 5 2 इसको कैरी हो गया तो 5 5 जा 25। अब ये देखिए 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 5 बाय 12 आ गया और पाई वैसे का वैसे, ठीक है। तो ये 75 को हम रेडियन में देखें तो 5 पाई बाय 12 आंसर आता है इसका। इसी तरह हम डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है रेडियन, ये हमारे पास क्वेश्चन में रेडियन है, डिग्री इसके साथ पाई बाय 6 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, तो ये क्रॉस कटिंग हो जाएगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे करेंगे नीचे पाई लगाएंगे तो ये कटेगा ना, अगर हम सामने पाई लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसे याद रखना कि जब भी रेडियन में करते हैं कन्वर्ट, डिग्री रेडियन से डिग्री में करते हैं तो हम उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई ये कर दिया, ये मल्टीप्लाई आप इसमें 1 नीचे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड किया तो 150 आंसर आता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, ऑड इवन वाली देखेंगे। यहाँ पर एक मैं आपको क्वेश्चन, एक कंक्लूजन जो है कंफ्यूजन क्लियर करूंगी एक स्टूडेंट की, वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर अपना पॉइंट क्लियर कर देना कि उन्होंने कहा कि कॉस पॉजिटिव होता है, आपने नेगेटिव लगाया है, तो वो चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या है, कोसाइन, कॉस का सीकेंड और टेन का कोटेंजेंट, इन दोनों के सेम प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, जो रिवर्स है ना एक दूसरे के, उनकी सेम प्रोडक्ट और ऑड प्रॉपर्टीज होती है। इसकी भी सेम प्रोडक्ट और ऑड, और इसकी भी, सबकी जो है अपने इनवर्स की दोनों की सेम होती है। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, थीटा प्लस माइनस 160 होती है, इसकी भी थीटा प्लस माइनस 160, और टेन की क्या होगी, टेन और कोटेन की क्या होगी 180, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है।
ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर साइन के साथ माइनस थीटा हो, थीटा जैसे कि -45 -30 ये हो, तो उसका आंसर भी माइनस साइन होगा, ठीक है। साइन माइनस अगर होगा तो वो माइनस ही आएगा, ऑड इवन की प्रॉपर्टी है। कॉस अगर माइनस होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और टेन माइनस होगा तो वो भी माइनस होगा। साइन और टेन जो है ये कॉस इवन में जो है माइनस आएंगे, और कॉस क्या होगा, सॉरी ऑड इवन में माइनस आएंगे, और कॉस जो है वो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। ये ऑड इवन की है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज जो है उसकी देखें आप चीज, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन क्लियर होगी कि एक क्वेश्चन में आपने कहा कि कॉस तो पॉजिटिव होता है, आपने माइनस लगाया, तो वो मैंने ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी यूज किया है। सिर्फ ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में थीटा -180 और 180 माइनस थीटा जो है वो नेगेटिव होगा, सही है। कॉस के साथ नेगेटिव आएगा जब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ऑड इवन वाली जब हम लगाएंगे तो तब वो पॉजिटिव आएगा। अगर मेरे से ये मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पर कॉस इवन में, अगर तो मैंने माइनस लगाया तो वो पॉजिटिव होगा, वो मेरी करेक्ट कर दें। और अगर वो आप इसकी बात कर रहे हैं तो वो ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। ये याद रखना कि ऑड इवन में पॉजिटिव होता है कॉस, और जो ये 180 वाली प्रॉपर्टीज हैं थीटा -180 और 180 माइनस थीटा में वो कॉस नेगेटिव होता है। और साइन क्या होता है, साइन थीटा -180 में नेगेटिव और 180 माइनस थीटा में पॉजिटिव। इस तरह टेन भी ये है, टेन थीटा -180 में पॉजिटिव होगा और 180 माइनस थीटा में नेगेटिव। ये रिवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। और ये दोनों उस कंडीशन में माइनस ही है। ये आपके पास ये जरूर याद करना है कि उसके इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये वाली जो चीज है ये एमसीक्यूज के हिसाब पे आपने याद करनी है। इससे रिलेटेड जो है अभी क्वेश्चन हम आगे करते हैं। उससे पहले आपने कुछ वैल्यूज याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं और ये रखनी चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। इसलिए मैंने ये दोबारा से मेंशन किया, पीछे भी मैंने सीरीज में ये करवाया हुआ लेक्चर, लेकिन मैंने कहा ये आपको आनी लाजमी है, ठीक है। 30, 60, 45 और 90। 30 को रेडियन में क्या कहते हैं, डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, उसका साइन की क्या वैल्यू है, कॉस की और टैन की, ये याद करना है आपने। 30 से आप याद रखें कि जब 30 होगा तो रेडियन में उसका 6 आएगा, ठीक है। 36 और 60 है तो क्या आएगा 3, मतलब 0 हटा देना, रिवर्स कर दे। इससे याद रखें कि जब 30 होगा तो रेडियन में 6 आएगा, जब 60 होगा तो रेडियन में 3 आएगा, ठीक है। ये दोनों पहले मैं आपको समझाती हूँ। अब साइन है 1/2 और कॉस है √3/2, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, 60 का क्या हो जाएगा, ये रिवर्स, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। 1/2 जो है कॉस हो जाएगा और ये साइन क्या होगा √3/2, और ये 1/√3 है और 60 का क्या होगा √3/1। ऐसे लिखे, ये सिर्फ √3 लिखे, एक ही बात है, ठीक है। ये तो ये उल्टा हो गया, इसका ये ऐसे उल्टा हुआ और ये आपस में ही उल्टा हो गया, ऊपर नीचे हो गया। 45 का बहुत इजी है, 45 का 45 है तो 4 ही आएगा, π/4 आएगा, और √2/2 इसका कॉस भी है, √2/2 इसका साइन भी है, साइन कॉस सेम है, और tan क्या है इसका 1 है, ठीक है। 90 का क्या है, ये एमसीक्यूज में आएंगे तो ये आपने याद करने, ठीक है। π/2 है, उसका साइन 1 होता है, कॉस 0, और जो है tan क्या है इसका इनफाइनाइट है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज जो भी पीछे पड़ी हैं। हमारे पास क्या है, साइन आपको दिया होगा कि ये सॉल्व करें ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी से, आपको ये दे सकते हैं कि ये सॉल्व करें सम एंड डिफरेंस प्रॉपर्टीज फॉर्मूला से। तो सम एंड डिफरेंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था अभी पीछे ही, लेकिन एग्जाम्पल मैंने नहीं कराई। मैंने आपको कहा था कि उसके लिए विजिट करें आप लेक्चर नंबर 30 आई गेस या 29 है, तो वो आप वहां से एग्जाम्पल करें। ये अब है हमारे पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से एग्जाम्पल 120 है। अब हमने क्या प्रॉपर्टी लगानी है, साइन की प्रॉपर्टी लगानी है 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 से ये छोटा है, 180 से हम ये माइनस कर सकते हैं ना, तो हमारे पास क्या आता है, 180 से हम क्या माइनस करें, 60 माइनस करेंगे तो 120 आता है, इसलिए हमने 60 लगाया। अगर ये तो बड़ा होता 180 से तो फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी लगाते, थीटा -180 करते, कि बड़े से हम 180 माइनस करते। यहाँ पे 180 से छोटा है इसलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 नहीं होगा, क्योंकि 180 माइनस 120 तो फिर 60 नेक्स्ट स्टेप में आएगा ना, तो हमने यहाँ लगाया 180 माइनस 60 किया, तो हमारे पास यहाँ पे 60 थीटा आ रहा है। तो साइन 60 क्या होगा, हमने अब ऊपर याद किया है कि साइन 60 √3/2 है, समझ आई। तो ये यहाँ पे ये आ गया।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है cos 135, ठीक है। तो अब cos 135 भी 180 से छोटा है, तो हम cos 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लेंगे। 180 माइनस क्या करें, क्या 135 आ जाए तो 180 माइनस 45 करें। तो 45 हमें पता है क्या होता है, √2/2, ठीक है। cos 45 क्या होता है, यहाँ पे देखें cos 45 √2/2 है, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस साइन इसलिए लगाया कि cos 180 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी है कि जब cos 180 माइनस थीटा हो या थीटा माइनस 180 उसके साथ माइनस लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है। अगर ये हमारे पास ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी होती ना तो यहाँ पे पॉजिटिव लगता, ठीक है। होप सो कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे टाइम मेंशन करें वीडियो का कि यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, तो फिर मैं उसको करेक्ट करूँ। नेक्स्ट हमारे पास tan 495 आता है। अब देखिए ये बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस 180 लेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू से हम 180 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 135 आया। अब हमने 135 अभी भी 180 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे, दोबारा से लेंगे थीटा माइनस 180 वाला फॉर्म, वो प्रॉपर्टी। फिर हमने किया तो हमारे पास 135 आया। अब 135 180 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस क्या करेंगे, 135 आए, 180 माइनस 45 करें तो हमारे पास 135 आता है। अब हमें पता है tan 45 किसके इक्वल है, tan 45 हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, tan 45 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब हमने माइनस इसलिए लगाया है यहाँ पर कि 180 माइनस 45 के साथ माइनस, अच्छा यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो इसलिए इसका इशू नहीं है। माइनस यहाँ का अगर tan माइनस है हमारे पास, हमने ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में देखा था, तो वो क्या होता है, माइनस आता है, ठीक है। इसलिए माइनस ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में tan क्या होगा, थीटा माइनस 180 करेंगे। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा जब करें तो वो नेगेटिव आता है, आई गेस सो। मैं देखती हूँ फिर भी 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा के साथ माइनस आता है, और थीटा माइनस 180 करें तो वो पॉजिटिव होता है। फिर भी आप चेक कर लें, मैंने अभी चेक कर लिया है। अच्छा एक और चीज है कि ये हमारे पास अगर हम लेते हैं 360 एक क्वार्टाइल लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है। इसमें जो है ना सारे साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी टेन और कोटेंजेंट क्या होते हैं, नेगेटिव। ये पॉइंट ऐसे याद कर लें, इससे रिलेटेड एग्जांपल है नहीं, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। टेन अब इसमें होता है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर कोसाइन जो होता है पॉजिटिव, बाकी साइन टेन कोटेंजेंट जो है वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, सिर्फ कोसाइन पॉजिटिव होगा। अब हमारे पास पैथागोरस आइडेंटिटी जो मैं पीछे करवा चुकी हूँ, दोबारा से यहाँ मैंने लिख लिया फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम अगर साइन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, कॉस को उधर भेजते हैं, 1 माइनस कॉस हो गया। अगर हमने कॉस फाइंड करना है तो साइन को उधर भेजेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने याद करने हैं, जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसके लिए लाजमी ये याद करने हैं। लेक्चर लिखे हुए ये वाले आप जरूर वॉच कर लें दोबारा रिविजन के लिए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेशन है, इसकी अलग अलग फॉर्मेशन है हर फॉर्मूले की, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने कोटेंजेंट फाइंड करना है तो 1 उधर चला जाएगा ना, 1 माइनस कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला करना हो तो tan स्क्वायर फाइंड करना हो तो ये 1 उधर चला जाएगा, सही है। ये आपने खुद फॉर्मेशन आसान है बनाना। 31 से लेके 41 लेक्चर सारे रिव्यूज हैं जो अब तक के हमने पीछे कर लिए, इसलिए इनको मैंने स्किप किया है, और 35 से 45 रिमेनिंग कब हम करेंगे। अच्छा अब हमारे पास आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन और मोड इसमें आता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में लाजमी एक तो आता है, ठीक है। हमें अब सारे अलग अलग भी करके बताऊंगी और ऐसे भी बताऊंगी कि अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों हो और एक ही वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो किस फॉर्मूले से होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला है मीन का, पहले फॉर्मूला मैंने लिखा फिर उसके बाद एग्जांपल कराई, ठीक है। x1 प्लस y, x2 प्लस y, x3 प्लस xn तक जितनी भी वैल्यू है वो टोटल नंबर हम नीचे लिखते हैं, सही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 21, 2, 3 और 4 फाइंड करना है इसका मीन, ठीक है। मैंने इसलिए शॉर्ट इसके बनाया है कि पेपर में इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग ज्यादा नहीं आते, ठीक है। तो आपको मैंने उसी हिसाब पे आपके लिए ये प्रिपरेशन तैयार की है।
ये बार बार मेरा बेटा आ जाता है तो इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ती है, तो इसको ज़रा इग्नोर करें। खैर है, सुबह की बैठी हुई हूँ मैं और अभी शाम होने लगी है तो मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं हो रही इसकी वजह से। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू है। मैं बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के आप लोगों के लिए ये तैयार कर रही हूँ। आप लोगों की एक सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बस थोड़ा सपोर्ट देंगे तो मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। चलिए हम करते हैं हमारा मीन फाइंड। तो हमारे पास क्या करना है 20। अब मीन में क्या करने होते हैं, सारे नंबर ऐड करने होते हैं और डिवाइड करना है टोटल नंबर में। तो हमने हर किसी के साथ प्लस लगाया और टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो इसको डिवाइड बाय हमने 5 कर दिया। इक्वल टू, अब इन सबको काउंट करें तो 30 होता है, नीचे 5 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30। तो हमारे पास मीन क्या है 6। मीन का सिंबल होता है एक्स और ऊपर ये होता है पार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो, पहले तो ग्रुप डेटा वाले क्वेश्चंस आते नहीं है लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए क्योंकि वहाँ पे टेबल बनाना वो ज़रा लेंथी होता है, वो लास्ट टाइम आ जाते हैं, फिर आपको जो है वर्ड पे जाके टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग फिर भी इसको अच्छे से समझे। ग्रुप डेटा के हिसाब से भी जो शॉर्ट वाले हैं ना वो मैंने करवाए हैं, बहुत लेंथी वाले नहीं करवाए, वो पेपर में भी नहीं आते। लेकिन अगर आपने डिटेल में देखना है तो फिर पूरी वीडियो जाके देखेंगे लेक्चर की। अच्छा, ग्रुप डेटा के लिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास डेटा होता है, नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स तो नहीं दिए होते, फ्रीक्वेंसी दी होती है हमें। ठीक है, सिर्फ F1 दिया होता है, जहां पे जिसमें फ्रीक्वेंसी हो वो समझ जाना कि ग्रुप डेटा है। ठीक है, इसकी निशानी होती है। तो अब हमारे पास देखिए ये कितने हैं 1 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। X1 कहेंगे इसको और Fi कहेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना होता है इसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए हमने X को F से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मीन का जो वो है ना ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला, वो है F1 डिवाइड बाय Fi, सॉरी आई है। ठीक है, Fi डिवाइड बाय Fi। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, जीरो को इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करना है और सबको टोटल को सबको ऐड कर देना है। तो फिर जो वैल्यूज आती है ये हमारे पास किसकी आएगी, Fi Xi। तो हमने Fi Xi की ये जगह वैल्यू लिख देनी। ठीक है, जो वैल्यू आया हमारे पास ये आई है और डिवाइड बाय Fi को भी ऐड करना है, जो आएगा उसको डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ इसमें एडिशन क्या है Xi और Fi, मतलब फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी हमने ऐड करनी है। अदरवाइज हमारे पास X1 X2 X3 को ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, टोटल n जो भी है 1 2 3 सबको ऐड करके और डिवाइड करना है पे, और इस तरह होगा तो हमने मल्टीप्लाई करके और फिर डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, टोटल नंबर पे नहीं, फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट हमारे पास जल्दी मैंने से फॉर्मूले लिखे हैं क्योंकि ये भी इसी तरह के हैं। आपने मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी डेटा होगा उनको आप इसमें मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट करके बाय टोटल नंबर लगाना है। ठीक है, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं फिर। और ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अगर एग्जांपल देखनी है तो आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है पूरी, एक दफ़ा वीडियो देख लेना कि आपके जो है आपको आ जाए आराम से। वैसे आते नहीं है ये क्वेश्चन, ज़्यादा मीन मीडियन मोड में से ही आता है, फिर भी ये आने चाहिए। व्यू की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते कि क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास ज्योमेट्रिक। सिर्फ आपके पास ये भी आ सकते हैं कि राइट मेंशन जो है एक्सप्लेन मीन एंड इट्स टाइप। तो हमारे पास क्या है, मीन, अरिथमेटिक मीन है पहला, फिर ज्योमेट्रिक मीन। अभी जो हमने किया उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये वेटेज मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, और फॉर्मूले आपको दे सकते हैं कि लिखे मेंशन करें इनकी फॉर्मूले, तो ये कर लिया। दूसरा हमारे पास वेटेज मीन में क्या होता है, वेट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर वैल्यू के साथ वेट को मल्टीप्लाई करते हैं, वेट 1 वेट 2 वेट 3 और डिवाइड बाय क्या, वेटेज है ना तो वेट होगा, डिवाइड बाय नंबर नहीं करेंगे, डिवाइड बाय वेट करेंगे, सारे वेट को ऐड करेंगे। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। तो बस आपके पास वैल्यू देख लें आप, अगर वेट 2 है 2 kg और हमारे पास नंबर x होगा 1, इस तरह दूसरे का वेट होगा 4, नंबर होगा 3, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर सारे वेट क्या है, नीचे वेट 1 2 वेट ये है ना 2 और 4 है ना, 2 + 4 ऐसे, अगर दो नंबर मैंने दिए फॉर एग्जांपल तो इस तरह करना, ऊपर वाले मल्टीप्लाई नीचे ऐड। सही है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास आता है n डिवाइडेड बाय 1 बाय x डिवाइड बाय 1। ये इस तरह का आता नहीं है क्योंकि ये पेपर में भी करना मुश्किल होता है, एक डिवीजन लगाओ फिर दोबारा डिवीजन लगाओ, लेकिन एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है। तो n डिवाइड बाय 1 बाय x1 1 बाय x2 1 बाय x3 अप टू n बाय x। ठीक है, और अगर ग्रुप डेटा होगा तो हमारे पास समेशन f होगा, मतलब ऐड, समेशन का मतलब सम, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना है और डिवाइड बाय सारी फ्रीक्वेंसी के नीचे x, इसको भी ऐड करके जो आंसर आएगा वो डिवाइजन बाय सारे x का जो आंसर आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हार्मोनिक का है। एग्जांपल्स के लिए आप पूरी वीडियो वॉच कर लें जाके, अदरवाइज ये आते नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है आ जाए।
अब मीडियन आता है सेकंड वाला हमारे पास। मीडियन किसे कहते हैं? द सेंटर मोस्ट वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा है वो 11 डिजिट्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? 5 एक साइड पे, 5 दूसरी साइड पे, तो सेंटर मोस्ट क्या वैल्यू होगी? वो हमारे पास मीडियन होगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल अभी रफ सी लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ठीक है, 11 तो हमने 5 एक तरफ कर दिए, 5 दूसरी तरफ, तो सेंटर मोस्ट हमारे पास 6 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर मीडियन 6 होगा। लेकिन इस टाइप की एग्जांपल मैंने करवाई है कि ये जरा मुश्किल सी है, जरा सोचना पड़ता है। ये वाले तो आसानी से समझ आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो अरेंज करेंगे क्योंकि हमें सेंटर मोस्ट चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले सबसे छोटा 58 59 62 65 66 67 77 71। अच्छा, यहाँ पे 71 फिर आएगा और इसको 70 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 70 ये तो बड़ा हो रहा है ना, 70 कर ले, 70 71 74 और 77। ठीक है, डेटा इस तरह अरेंज हो रहा है, तो हमारे पास इसको 70 कर देते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे और फिर डिजिट्स को देखेंगे कि हमारे पास कितने आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 करें, और 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 होते हैं और ये 5 होते हैं, मतलब सेंटर में हमारे पास ये 2 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर हम ले, एक तो नहीं आ रही ना, तो हम क्या करेंगे, x1 और x2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे x1 हमारे पास 66 है, x2 हमारे पास 67 है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 करें तो 66.5, मतलब कि 66.5 देखा जाए तो ऐसे बीच में क्या है, 66 के बाद 66.5 ही होगा ना, सेंटर तो 66.5 आता है, तो इस तरह ये प्रूव हो गई ये चीज। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड। मोड किसे कहते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो डेटा में जो चीज ज्यादा रिपीट हो रही है वो भी मोड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1 2 2 3 3 3 4, तो कौन सी वैल्यूज 3 जो है 3 दफा रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ हमारे पास मोड क्या है? सिंपल 3 है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वो जो सिंपल शॉर्ट होते हैं ना वो एमसीक्यूज में फिर आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर मीन मीडियन मोड तीनों आए हों, तो हमें ये पेपर में आया था, ठीक है, ये मेरे पेपर में आया था, इसमें हमारे पास मीन भी दिया था, मीडियन और मोड फाइंड करना था। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये याद कर ले, इंपॉर्टेंट भी है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये प्रूव इसका पूरा है, लेकिन वो पेपर में नहीं आता इसलिए मैंने नहीं करवाया। यहाँ पे अब आपको क्या होता है कि मोड या तो फाइंड करना हो तो आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, अगर मीडियन फाइंड करना हो तो आपने इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और मोड और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मोड हमने लिखा 15 दिया हुआ इस क्वेश्चन में, और 3 मीडियन, मीडियन फाइंड करना है, एज इट इज लेंगे 2, और मीन 20 है तो 20, 220 40, 3 मीडियन वैसे का वैसे, 15 भी वैसे का वैसे। अब 40 को उधर लेके जाएंगे, मीडियन को अकेला छोड़ना है ना, तो यहाँ माइनस है, वहां जाके प्लस, तो दोनों को ऐड किया 55। अब यहाँ 3 एक्स्ट्रा है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, यहाँ से कट गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो 18.3 मिलियन आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग देना भी हो सकता है कि अलग अलग आ जाए। अब इसमें जो है हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए भी सॉल्व होते हैं, मीडियन, मोड और मीन। ठीक है, तो वो मैंने ये नहीं करवाई, जरा लेंथी होती है, पेपर में जरा कम आते हैं, पास टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए वो भी वॉच करें वीडियो सीरीज जहाँ है, और जी उसमें जो है ये इनके फ्रीक्वेंसी वाले भी आप लोग देख लें, वो लेंथी है, इजी है बहुत, लेकिन जरा उनका लेंथी है, टाइम ज्यादा लगता है, और हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये वाले क्वेश्चन आ जाए, तीनों का बंदे को पता चल जाएगी क्या क्या है। ठीक है, और बाकी भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं अब तक। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंज। ठीक है, रेंज कैसे होता है ये भी अब शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत सिंपल सा है रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को माइनस करके, सिंपल। अब हमारे पास एक डेटा दिया है, इसमें हमने फाइंड करना है रेंज, तो लार्जेस्ट हमारे पास यहाँ क्या है 5, और स्मॉलेस्ट क्या है 0, तो 5 में से 0 माइनस तो 5 ही आ गया। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास 5 आएगी। अब लेक्चर 40 है, इसमें हमारे पास क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये सारे आते हैं। मैंने आपको क्वार्टाइल कराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज ये करवाया। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ एक रफ सा कॉन्सेप्ट क्या होता क्या है। क्वार्टाइल एक डेटा है हमारे पास, उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 3 इक्वल पार्ट्स में तो उसको कहते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, 4 पार्ट कैसे हो गए, मतलब एक क्वार्टाइल, दूसरा क्वार्टाइल। अब ये डेटा है, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, मतलब यहाँ पे हमारे पास Q
Q1 आ गया, ये सेंटर में Q2 आ गया और आखिर में Q3। तो ऐसे तो डेटा 4 पार्ट में हो रहा है ना, ठीक है, एक पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा, फिर तीसरा और आखिर में चौथा, लेकिन हमने उसको Q1 Q2 और Q3 कहते हैं। अब देखिए ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे Q1 क्या होगा, पहले तो हमने Q2 करना है सेंटर, ठीक है, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, तो ये क्या हो गया, Q2 हो गया, ठीक है, सेंटर वाला Q2 कहते हैं। अब इन दोनों का सेंटर क्या है, 2 है ना, तो ये क्या है Q1, और इन दोनों का सेंटर क्या है, ये, तो ये क्या है Q3, ठीक है। तो ये डेटा कितने पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, लेकिन ये पहले क्या है, अब देखें तो है तो 4 पार्ट्स ना, पहला पार्ट ये, ठीक है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये लास्ट में चौथा पार्ट, 4 पार्ट हो गए। अगर 0 से करें ना तो हमारे पास 4 पार्ट आते हैं। ऐसे एक होता है 4 पार्ट में है, लेकिन हमने इसमें Q1 Q2 Q3 डालने, क्योंकि ये सेंटर बता रहा है हर पार्ट का, ठीक है। अब हमने क्या किया, फाइंड करना है क्वार्टाइल, तो हमने क्या किया, डेटा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, Q1 Q2 Q3 में कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 10 जो है सेंटर आ रहा है, ठीक है, 10 हमारे पास सेंटर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, फिर इसका सेंटर 5 आ रहा है, तो ये Q1 हो जाएगा, ये सेंटर Q2 और ये Q3। तो हमारे पास आसानी से क्वार्टाइल फाइंड हो गया, ठीक है। क्वार्टाइल होता है, अब डेसाइल है, डेसाइल भी इंपॉर्टेंट होता है, डेसाइल 10 से नाम ही निकल, 10 डेसाइल 10, इससे याद रखें कि डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उसको डेसाइल करते हैं। और परसेंटाइल क्या होता है, डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब जैसे कि 100 पार्ट्स मतलब परसेंटाइल परसेंटेज से निकला है ना, तो परसेंटेज के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है ना दिमाग में, परसेंटेज हमेशा 100 की निकलती है ना, तो हमेशा याद रखें परसेंटाइल 100 में डेटा डिवाइड करते हैं और डेसाइल जो होता है 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा दी थी, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, एक दफा लेक्चर 40 देख लेना, 5 मिनट का होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये क्या है, ठीक है। इसकी बाकी जो है टाइप्स क्या है, जरूर देखना कि वो भी अगर आ जाए तो आपकी नजर से गुजरा हो। उसमें परसेंटाइल का एक फॉर्मूला है कि ऐसे L इज इक्वल टू आई गेस N/P है कि N/K और N+1 है, इस तरह का फॉर्मूला है, जो कि जिससे हमारे पास परसेंटाइल की डेसाइल की वैल्यू आराम से निकल जाती है। तो वो जरूर वॉच कर लें एक दफ़ा, वीडियो लेंथी हो रही है वरना मैं करवा दी थी आप लोगों को। हमारा अब नेक्स्ट आता है इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये भी पेपर में मेरे आया था, इसलिए मैंने कहा ये भी करवाऊँ, इंपॉर्टेंट है। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, हमने Q3 में से माइनस करना होता है Q1, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब हमने क्या करना है, हमें Q2 की जो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Q3 और Q1 की बात है, तो हमने पहले Q3 को Q2 को माइनस कर दिया। अभी हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, इसका सेंटर क्या होगा, ये तो 4 पार्ट है, तो हमारे दिमाग में हमने पीछे भी सॉल्व किया है, दो को ले लें और फिर डिवाइड बाय 2 करें तो सिंपल समझ पड़ती है ना कि 8 के बाद 8.5 आएगा, फिर 9 आएगा ना, तो इसका सेंटर क्या है 8.5, 12 के बाद 12.5, फिर 13 आएगा, तो इसका सेंटर 12.5 है। जब इस तरह का डेटा हो 4 पार्ट, तो आप इस तरह कर लिया करें, 0.5 डाल दिया करें, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह करते हैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अब हमारे पास Q1 और Q3 निकल आया, तो हमने क्या करना है, Q3 से Q1 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे Q3 में से Q1, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। बहुत शॉर्ट सा, इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो डेसाइल है और परसेंटाइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और और भी इनकी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स आई गेस, तो वो भी जरूर वॉच करना कि आपको लेक्चर 40 वॉच करना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने वॉच किया होगा अब तक, आप सिर्फ प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख लोगे, लेकिन अगर सिर्फ प्रिपरेशन वाली देख रहे हैं तो आपको मैंने जो जो टॉपिक मेंशन किए हैं, लेक्चर 29, 30 और ये 40, मैंने ऑलमोस्ट सारा कवर करवाया, लेकिन ये 3 लेक्चर्स की वजह से वीडियो लेंथी हो रही थी, इस वजह से मैंने जो है ये कह दिया कि आप लोग वॉच कर ले, वरना मैं ये भी करवा देती आपको। मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, अभी रात के 1 बज रहे हैं, तो मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ कि आप लोगों का ये बहुत लेट हो गया, बहुत मुझे रिक्वेस्टें आ रही हैं कि कंप्लीट करवाएं, कंप्लीट वीडियो अपलोड करें, तो मैंने कहा मैं आज लाजमी करूँगी। बेटे को सुलाया है मैंने कि वो डिस्टर्ब करता है वीडियो में बार बार। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, हमारा क्या है, वेरिएंस, ठीक है। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x बार क्या होता है, मैंने स्टार्ट में बताया था, ये मीन होता है, और x क्या होता है, सिंपल x होता है वैल्यू। उन दोनों को पहले x वाली वैल्यू में से x बार को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, अब हमने क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर पे करते हैं ना, तो मीन निकालेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब ये 5 वैल्यूज हैं, इन सबको ऐड करेंगे, टोटल पहले ऊपर ऐड करना है ना, 1 + 1 + 1 + 3 + 4 वो 10 आता है। और ये कितनी है टोटल 5 वैल्यूज है, तो इसको 5 किया, इनको कटिंग की तो 2 आया। तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन एक्स बार क्या आ गया 2, मीन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करनी है, हर वैल्यू से मीन को माइनस करना है। अब 1 है ना, तो 1 माइनस क्या होगा मीन 2, फिर 1 - 2 करेंगे, 1 - 2, फिर 3 - 2, फिर 4 - 2, मतलब सब में से मीन माइनस करेंगे, बस -1 -1 -1 2 और 2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x - x बार आ गया। अब हमने क्या लेना है, उसका स्क्वायर लेना है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया x - x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हर पावर का स्क्वायर ले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आता है ना, सबका स्क्वायर लेने के बाद सबको ऐड करना है, तो हमारे पास 6 आ गया। तो समेशन x - x बार होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आई 6। तो हमने 6 किया, डिवाइडेड बाय n करेंगे, n क्या था हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। तो इन दोनों को जब डिवाइड करें तो हमारे पास समथिंग पॉइंट में कोई आंसर आता है, तो वो आपको आसानी से कैलकुलेटर पे करें तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, आपने क्या करना है, बस जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा सब पे आपने ऐसे ऐसे अंडर रूट लगाना है। ठीक है, फिर इसका अंडर रूट अगर आता है, जैसे कि अगर 49 होता है उसका अंडर रूट, तो आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। 25 का 5 25 आता है, अगर इस तरह तो उसका 5 आंसर आ जाएगा, नहीं तो वही आंसर रहने देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने फॉर्मूला ही सिर्फ मेंशन कर दिया, इसी पे आप अंडर रूट लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कीनेस और कोटोसिस। ठीक है, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, डेफिनेशन थी एमसीक्यूज के हिसाब पे। मैंने एमसीक्यूज मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगी तो वो जरूर उसमें आप लोगों को इसको अगर कोई आया हुआ एमसीक्यूज तो समझ आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है कि स्क्यूनेस क्या होती है, राइट टू लेफ्ट डिस्पर्जन। डेटा है तो वो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कितना डिस्पर्ज हो रहा है उसको स्क्यूनेस कहते हैं। और कोटोसिस किसको कहते हैं कि अप एंड डाउन डेटा कितना डिस्पर्ज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव में क्या होता है कि मीन की तरफ ज्यादा डेटा जा रहा होता है, फिर मीडियन होता है और मोड होता है। ठीक है, कि मैंने वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ, लेक्चर नंबर 44 आई गया, ये 43 था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इतना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इस तरह आपके पास आ सकता है, ये दिया हो एमसीक्यूज में और पूछो ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है, मीन जो है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है, मतलब मीन ज्यादा करीब होता है। और जो नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, मोड की तरफ ज्यादा डेटा होता है, मीन से दूर होता है। ठीक है, नेगेटिव है ना तो मीन से समझे दूर है, खफा होंगे, और पॉजिटिव है तो मीन के करीब आया, बस इस तरह कोई निशानी रख लें अपने लिए। कोटोसिस में हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स होती हैं, ये एमसीक्यूज के लिए है तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक लिपोकोटोसिस, एक प्लेटी और एक मेसोकोटोसिस। β2 - 3 की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, ठीक है, तो वो क्या हुआ लिपोकोटोसिस। अगर तो छोटी है तो प्लेटी होगा, और अगर इक्वल है दोनों, मतलब इसका आंसर 0 के इक्वल 0 = 0 हुआ तो वो मेसोकोटोसिस होगा। और 3 यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल डिस्पर्जन को कहते हैं। 3 इसमें जो है नॉर्मल डिस्पर्जन ली है। ठीक है, बस इसमें इतना कुछ नहीं है, आपने खाली ये याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है। लास्ट आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी चीज की समझ ना आई हो तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि बहुत मैंने मुश्किल से वीडियो बनाई है, तो हो सकता है मेरे से कहीं मिस्टेक हुई हो या कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो जरूर पूछें, मैं उसी टाइम रिप्लाई करती हूँ, उसी दिन करती हूँ। अगर उसी टाइम ना भी करूँ तो उस दिन जरूर करती हूँ। What is the probability of getting head on a first toss and tail on a second? ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्वेश्चन हम अब मैंने एक में ये 2 डाल दिए, ठीक है, समझाने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा भी आ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन सेकंड टॉस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, मैंने एक में ही डाल दिया। तो आपने देखना है, पहले आपने तो 3 टॉस लेने, पहले हेड 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 टेल, मतलब क्या क्या चांसेस है सारे आपने चांसेस बनाने हैं कि 2 हेड पहले तो तीनों हेड में आ सकते हैं। जब टॉस करते हैं ना तो तीनों हेड आ सकते हैं, टॉस करते हैं तो 2 हेड और टेल आ जाए। इस तरह सारे आपने पॉसिबिलिटीज लिख ली है। अब आपने देखना है कि कितने में हेड पहले है, इसमें हेड पहले है, इसमें हेड पहले है, इसमें हेड पहले, ये मैंने जो ब्लू से मार्क किए हैं, और इसमें हेड पहले, ये 4 हो गए। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए जितनी हमारे पास हेड आए हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड करना है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल डिवीजन क्या होगी, 4/8। इनकी कटिंग कर रहे हैं, 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो हमारे पास क्या आता है 4 कैसे आया है,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 आंसर आता है। हाँ 2 आता है, ठीक है। ये पॉइंट में आएगा, 1/2 डिवाइड करें तो पॉइंट भी शायद आए 2.5 आता है, ये 0.2 आता है। तो आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बस लास्ट टॉपिक था और अब इस पे डिवीजन में शायद मिस्टेक हुई है, मैं करूंगी तो लेंथी हो जाएगा कैलकुलेटर पे। तो आप देख लें कि जितने टोटल आते हैं 4 है या 5 होते हैं, 4 है ना, 4 को टोटल नंबर पे डिवाइड करें तो क्या आता है, कटिंग सिंपल करें ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 आना चाहिए, 2 आता है। 1/2 अगर डिवाइड करें तो पॉइंट में समथिंग आएगा, या तो 1/2 ही आंसर रहने दे। इसी तरह हेड कितने, टेल कितने में आ रहे हैं, तो वो देखिए 1 2 3 4, तो 4/8 उसको भी डिवाइड करेंगे 4 और टोटल नंबर पे, तो इसका भी क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 इसका भी आंसर आता है। ऐसे भी 1/2 भी रहने दें, या तो पॉइंट में आता है तो पॉइंट में कर लें, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इजाजत दीजिए मुझे भी, और दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलने का नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।